306। हाँ चैप्टर नंबर 25 स्टार्ट करना था, चैप्टर नंबर 24 हो गया था। चैप्टर 24 तक सारे सेक्शंस हो चुके हैं, चैप्टर 25 स्टार्ट करना है। कोई सेक्शन में कोई डाउट अराइज हुआ है? यस की कल टेस्ट देने के लिए कौन कौन तैयार है? हम सब करो, कल टेस्ट देने के लिए कौन कौन तैयार है? यस रेनू, मुस्कान ने थम्स डाउन कर दिया, निहारिका और शाश्वत, सांभवी और कल्पना, तुम लोग कल टेस्ट देने के लिए नहीं तैयार हो? कल्पना भी तैयार है, शाश्वत और सांभवी। कल तो बीएनएसएस दे का दूंगी, टेस्ट है। प्रिपेयर तो नहीं है लेकिन प्रिपेयर नहीं है लेकिन दे दूंगी, कोई नहीं। क्लास स्टार्ट, खराब नंबर आएंगे पर दे दूंगी टेस्ट। मैं बहुत दिनों से बोल रहा हूँ, तुम लोग अगर कंटेंट अच्छे से ना भी पढ़ो अभी इतने दिनों में, लेकिन इंडेक्स अगर याद कर लो तो अच्छा चला जाएगा टेस्ट। इंडेक्स बीएनएसएस के इंडेक्स याद करो, बीएनएसएस के, ठीक है? रेनू कल बीएनएसएस का कल टेस्ट है। मुझे कल पता चला कि परसों टेस्ट है, जब मैं रिकॉर्डेड लेक्चर्स देख रही थी तो रात में। अच्छा, तो अब कैसा भी जाएगा पर दूंगी। तो मैंने ग्रुप में मैसेज नहीं किया हुआ था क्या ये संडे वाले टेस्ट का? देखा नहीं होगा सर, मैं गई थी ना, बताया था ना मैंने आपको। ओके, कोई नहीं। कल कल ही होगा टेस्ट बीएनएसएस का, और एमसीक्यू टेस्ट होगा, 100 क्वेश्चंस होंगे, 100 क्वेश्चंस होंगे कल। तुम लोग, और सबमिशन वैसे ही करना है जैसे जैसे सीयूईटी का टेस्ट हो रहा है, ठीक है? तुम लोग, एक गूगल फॉर्म दिया जाएगा, उसी गूगल फॉर्म को भरना होगा। और वो कैसे भरना है? गूगल फॉर्म में मान लो 100 क्वेश्चंस रहेंगे तो तुमको लिखना होगा वन, वन का ए, टू का सी, थ्री का बी, ऐसे लिखना होगा। वन का ए, फिर फोर का ए, ऐसे लिखना होगा। मतलब क्वेश्चन नंबर पहले से भी रहेगा गूगल फॉर्म में, तो वन टू रहता ही है सब कुछ, फिर भी तुमको जो उसमें लिखना है। हाँ ठीक है मुस्कान, दे देना, सभी लोग देना, जिसका कम तैयारी है वो भी देना, जिसका अच्छा तैयारी है वो भी देना। फिर भी तुमको कंटेंट में बस एबीसीडी नहीं लिखना है। टू का क्वेश्चन नंबर है तो बस सी ना लिख करके ये लिखना है टू का सी। समझ में आ रहा है? मतलब खुद से फिर से टू लिखना है, फिर सी लिखना है, ऐसे। यसी, यसी तो देती ही है। मुस्कान, मुस्कान समझ लो, ऐसे ही टेस्ट देना, नहीं तो फिर से भरने को बोल दूंगा। मुस्कान समझ में आ रहा है कैसे लिखना है गूगल फॉर्म? ये नेटवर्क चला गया क्या? ये वापस आ गया, बीच में नेटवर्क चली गई थी क्या? यस सर। ओ हाँ, तो मैं बता रहा था गूगल फॉर्म कैसे भरना है। अगर किसी को डाउट हो तो गूगल फॉर्म में आज भेज दूंगा, वो भर के दो चार क्वेश्चंस भर के तुम लोग भेज करके देख लेना सही भर रहे हो कि नहीं। मतलब बस एबीसीडी की जगह तुमको क्वेश्चन नंबर लिख करके उसका एबीसीडी लिखना है। अगर 99 का सी है तो फिर 99 भी लिखो और सी भी लिख दो, ऐसे लिखना है। ठीक है सांभवी? ठीक है सर, हाँ क्वेश्चन भी लिखना है और आंसर भी लिखना है ना? हाँ हाँ, बस क्वेश्चन नंबर लिखना है और आंसर लिखना है कि 99 का सी, हाँ हाँ 98 का बी, ऐसे लिखते चलना है, ठीक है? ठीक है। ओके। ओके, मैं स्क्रीनशॉट भेज दूंगा वैसे आज ग्रुप में कि कैसे लिखना है, वो तुम लोग देख लेना। उस दिन मैं भेजा हुआ था, लेकिन वो तुम इस वाले ग्रुप में नहीं, सीवीटी वाले ग्रुप में कैसे लिखना है वैसे ही तुम लोग लिखना। 100 क्वेश्चंस होंगे, और कोशिश करना कि वो हाफ आवर में उसको बना लो, 1.5 आवर, मतलब 90 मिनट में। 90 मिनट में तुमको सबमिट कर देना है। टाइम लिमिट इसलिए नहीं होगा कि कब कितने टाइम के अंदर जमा करना है, क्योंकि अलग अलग लोग अलग अलग टाइम पे फ्री रहेंगे, बट जब भी स्टार्ट करना तब से 90 मिनट में बना करके उसको सबमिट कर देना। ठीक है यसी, 90 मिनट्स। यस सर।
हाँ, और कोई चीटिंग वीटिंग मत करना कोई भी। और बीएनएसएस से सारे क्वेश्चंस रहेंगे, उसके इंडेक्स से, उसके फॉर्म से रहेंगे। फॉर्म्स मैंने कई बार बोला हुआ, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट देख लेना, क्योंकि सीआरपीसी फॉर्म से हमेशा क्वेश्चंस आया करते थे, कई बार आया हुआ है। वही वाले फॉर्म जो सीआरपीसी के इंपॉर्टेंट होते हैं, वही वाले बीएनएसएस का भी देखना है। सारा फॉर्म नहीं याद करने लगना है कि कौन सा फॉर्म में कौन सा है। हाँ, और कोई किसी का क्वेश्चन है टेस्ट से रिलेटेड, किसी भी चीज से रिलेटेड? कल्पना, रेनू, ओके, फिर ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं। बेयर एक्ट में निकालो चैप्टर नंबर 25। चैप्टर नंबर 25 सेक्शन 307 से पढ़ना है। चैप्टर नंबर 24 तक हो गया है। चैप्टर नंबर 25 एविडेंस इन इंक्वायरी एंड ट्रायल। इंक्वायरी और ट्रायल में एविडेंस कैसे लिए जाएंगे ये सब बताया गया हुआ है। क्या प्रोसीजर है किस चीज का, ये सब बताया गया हुआ है। बहुत इजी ये सब सेक्शंस है। मोस्टली इंडेक्स ही इंपॉर्टेंट होते हैं, बट फिर भी हम लोग कंटेंट सबका देखते जाएंगे। सबसे पहले 307 लिखा हुआ है, लैंग्वेज ऑफ कोर्ट्स। कोर्ट्स का क्या लैंग्वेज होगा? कोर्ट्स का क्या लैंग्वेज होगा? The state government may determine what shall be, for the purpose of this Sanhita, the language of each court within the state other than the high court। मतलब कि कौन डिसाइड करेगा कि कोर्ट्स का क्या लैंग्वेज होगा? स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगा। अंडरलाइन करो स्टेट गवर्नमेंट को। स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगा कि उस स्टेट के अंदर सारे कोर्ट्स के क्या लैंग्वेज होगा, एक्सेप्ट हाई कोर्ट। एक्सेप्ट हाई कोर्ट मतलब हाई कोर्ट का क्या लैंग्वेज होगा ये नहीं डिसाइड करेगा स्टेट गवर्नमेंट। क्या लैंग्वेज होता है वैसे हाई कोर्ट का? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का क्या लैंग्वेज होता है? इंग्लिश। इंग्लिश होता है। क्या ये बात कहाँ लिखी हुई है? आर्टिकल 348। बहुत बढ़िया सांभवी, बिल्कुल। आर्टिकल 348 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन says that the languages of the Supreme Court and High Courts are English लैंग्वेज होगा उसका। तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का लैंग्वेज इंग्लिश होता है, वो स्टेट गवर्नमेंट नहीं डिसाइड करेगा। बट स्टेट के अंदर बाकी सारे कोर्ट्स का, यानी कि सारे डिस्ट्रिक्ट लेवल के कोर्ट्स का लैंग्वेज क्या होगा वो स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगा। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगा। दैट्स वाई स्टेट गवर्नमेंट रिक्रूट भी करता है, और अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग लैंग्वेज का रिक्वायरमेंट भी होता है। जो वेस्ट बंगाल का जुडिशरी का फॉर्म रहेगा उसको बंगाली आनी चाहिए, असम वाले को असमीज आनी चाहिए। ठीक है, अलग अलग स्टेट्स का अपना जो लोकल लैंग्वेज है वो आनी चाहिए। बहुत सारे स्टेट में बस हिंदी आनी चाहिए। चलो, इसमें और कुछ नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगा लैंग्वेजेस। 308 एविडेंस टू बी टेकन इन प्रेजेंस ऑफ एक्यूज्ड। हेडिंग से क्लियर है कि एविडेंस जो एक्यूज के प्रेजेंस में लेना है, क्योंकि एक्यूज का एक राइट है, एक्यूज का एक राइट है कि सब कुछ उसके प्रेजेंस में कलेक्ट हो रहा है, ताकि उसको पता रहे कि उसके खिलाफ कौन कौन सा एविडेंसेस लिए जा रहे हैं, सबको अपना डिफेंड कर सके सबके रेस्पेक्ट में। एक्सेप्ट एज अदरवाइज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड, ऑल एविडेंस टेकन इन द कोर्स ऑफ ट्रायल और अदर प्रोसीडिंग शैल है, मतलब कंपल्सरीली, शैल को अंडरलाइन कर लो, बी टेकन इन द प्रेजेंस ऑफ एक्यूज्ड। मतलब कि ऑल द एविडेंसेस शैल बी टेकन इन द प्रेजेंस ऑफ एक्यूज्ड। जितने भी एविडेंसेस है एक्यूज के प्रेजेंस में लिए जाएंगे, एक्यूज के प्रेजेंस में। ठीक है, और कंपल्सरीली। लेकिन स्टार्टिंग में लिख लिया हुआ है कि अगर कुछ अदरवाइज एक्सप्रेसली प्रोवाइड है, अगर कोई कहीं पर प्रोविजन दिया हुआ है कि नहीं ये चीज एक्यूज के बिना भी लिए जा सकते हैं, तो वो लिया जाएगा। बट जनरल रूल यही है कि सारे एविडेंस एक्यूज के प्रेजेंस में लिए जाते हैं। और व्हेन हिज पर्सनल अटेंडेंस इज डिस्पेंस्ड विद इन द प्रेजेंस ऑफ हिज एडवोकेट, including through audio video electronic means at the designated place to be notified by the state government। अगर एक्यूज को पर्सनल अटेंडेंस डिस्पेंस कर दिया हुआ है, जो कि कौन करता है? कोर्ट करता है। कोर्ट जो है एक्यूज को पर्सनल अटेंडेंस से, मतलब उसको खुद का बुलाने से डिस्पेंस कर सकता है, मुक्त कर सकता है। कोर्ट ये डिक्लेयर कर सकता है कि एक्यूज को बार बार नहीं आना है कोर्ट में, उसका एडवोकेट बस आएगा, उसी से काम चलेगा। उनके जो भी एडवोकेट है वही आएंगे। इस सिनेरियो में जब उसका पर्सनल अटेंडेंस से डिस्पेंस कर दिया गया है, तो जरूरी नहीं है कि एक्यूज को बुला बुला के एविडेंस लिया जाए, उसके एडवोकेट के सामने एविडेंस लिया जाएगा। और ये जो प्रेजेंस है लिखा हुआ है कि इंक्लूडिंग थ्रू ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन से भी हो सकता है। तो ये तो हर जगह लगाया गया है, ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन से सब कुछ किया जा सकता है। और किस प्लेस पे? उस प्लेस पे जहां स्टेट गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया हुआ है, स्टेट गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया हुआ है।
तो बहुत पहले मैंने बताया भी हुआ था, सीआरपीसी से रिलेटेड, बीएनएसएस से रिलेटेड जो भी चीजें होती है वो कौन डिसाइड करता है? सब कुछ स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करता है, सब कुछ स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करता है। सेंट्रल गवर्नमेंट वही डिसीजंस लेता है जिसमें सेंट्रल एजेंसीज इन्वॉल्व हो, सेंट्रल एक्ट इन्वॉल्व हो या फॉरेन एलिमेंट इन्वॉल्व हो। उसके अलावा सारे डिसीजंस बस स्टेट गवर्नमेंट लेता है। ठीक है, बताया हुआ है कि नहीं निहारिका, ये मैंने बात पहले? यस सर, बताया है। हाँ ठीक है, प्रोवाइडेड दैट, इसलिए बार बार बताता हूँ कि जरूरी नहीं है कि एग्जाम में अगर आए तुमको नाम बता रहे कि ये कौन करेगा, स्टेट या सेंट्रल, तो भी तुम स्टेट लगाना बिना उसमें संकोच किए। अगर ध्यान में नहीं भी रहे कि एग्जैक्टली प्रोविजन में क्या लिखा हुआ है, फिर भी स्टेट गवर्नमेंट ही सारे डिसीजन लेते हैं। जो सेंट्रल लेता है वो पढ़ के ही पता चलेगा कि सेंट्रल एक्ट, सेंट्रल एजेंसी, इस तरह की चीजें इन्वॉल्व होगी। प्रोवाइडेड दैट वेयर द एविडेंस ऑफ अ वीमेन below the age of 18 years who is alleged to have been subject to rape or any other sexual offense is to be recorded, court may take appropriate measures to ensure that such women is not confronted by the accused, while at the same time ensuring the right of cross examination of the accused। तो ये लिखा हुआ है कि अगर अगर केस कौन सा केस हो, रेप का केसेस हो या अदर सेक्सुअल ऑफेंसेस का केस हो, ठीक है, रेप हो या अदर सेक्सुअल ऑफेंसेस का केस हो, उस इस तरह के केसेस में कोर्ट ये कोशिश करेगा कि एक्यूज्ड जो है और विक्टिम जो है उसका कन्फ्रंटेशन ना हो, मतलब दोनों आमने सामने ना आए, क्योंकि विक्टिम का जो होता है वो मेंटली भी बहुत ज्यादा वो हरेस्ड हो चुकी रहती है, तो कोशिश किया जाता है कि उसको और मेंटल टॉर्चर ना हो, एक्यूज के सामने होना है। ये कोर्ट इंश्योर करेगा कि दोनों सामने ना आए। हाउएवर यहाँ पे एक्यूज्ड के राइट को भी प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि एक्यूज्ड का राइट है, वो अभी तक कन्विक्टेड तो नहीं है ना, एक्यूज्ड ही है, मियरली एक्यूज्ड है, हो सकता है वो कन्विक्शन हो भी ना उसका भी राइट है कि क्रॉस एग्जामिन करे, किसका, विक्टिम का क्रॉस एग्जामिन करे, बाकी विटनेसेस का करे, सारी प्रोसीडिंग्स उसके सामने आए। तो दोनों में बैलेंस बनाएगा कि विक्टिम से कन्फ्रंट भी ना हो एक्यूज का, और जो है एक्यूज का भी राइट मेंटेन रहे, उसको भी राइट मिले क्रॉस एग्जामिन करने का, तो उसका लॉयर से क्रॉस एग्जामिन करवाया जाएगा। और एक्यूज हो सकता है कहीं पे कोई बैरियर बना दिया जाए, उसके थ्रू सुने, जरूरत पड़े तो ना भी सुने, जो भी कोर्ट डिसाइड करे, दोनों में बैलेंस बनाने का कोशिश करेगा कि एक्यूज का राइट टू क्रॉस एग्जामिन एंड टू हियर ऑल द एविडेंसेस व्हिच हैज बीन रिकॉर्डेड, व्हिच इज बीइंग रिकॉर्डेड बिफोर द कोर्ट, वो सुनता भी रहे, सब कुछ हो, और विक्टिम को एक एक्स्ट्रा हैरेसमेंट ना लगे, उसको कोई मेंटल टॉर्चर ना लगे एक्यूज के सामने आने से, एक्यूज से उसका कन्फ्रंटेशन भी ना हो। एक्सप्लेनेशन, ऐसा काम चाइल्ड वाले में भी किया जाता है, जब चाइल्ड विक्टिम होता है अंडर पॉक्सो, उसमें भी ये मेजर्स लेने होते हैं कि कोर्ट ये इंश्योर करता है कि जो चाइल्ड विक्टिम है उसका कन्फ्रंटेशन एक्यूज के साथ ना हो, उसमें और स्ट्रिक्टली अदर करना होता है चाइल्ड वाले में। एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है, in this section accused includes a person in relation to whom any proceeding under chapter 9 has been commenced under this संहिता। चैप्टर 9 जो हमने पढ़ा था सिक्योरिटी फॉर कीपिंग पीस एंड गुड बिहेवियर वाला, वो भी कह रहा है कि उसमें भी किसी पर्सन के अगेंस्ट अगर प्रोसीडिंग स्टार्ट हुआ है तो वो भी एक्यूज्ड में आ जाएगा, वो भी एक्यूज्ड में आ जाएगा। तो आपको 308 में याद करने वाला कौन सा बात है, इसका हेडिंग तो याद करना ही है कि एक्यूज के प्रेजेंस में सब कुछ होगा, और कब उसके प्रेजेंस में नहीं होगा, अगर उसको डिस्पेंस कर दिया गया है तो उसके एडवोकेट के प्रेजेंस में होगा, ये भी ऑब्वियस है। बस आपको ये याद रखना है कि वीमेन अगर हो और 18 ईयर से कम हो, वीमेन का एज, रेप विक्टिम है, देन क्या होगा, उससे कन्फ्रंट नहीं कराया जाएगा, किसको, एक्यूज पर्सन को कन्फ्रंट नहीं कराया जाएगा। बाकी इसका हेडिंग से ही बस क्वेश्चन आता है, उसके अलावा कुछ नहीं आया हुआ है। 309 रिकॉर्ड इन सम्मन केसेस एंड इंक्वायरी। तो सम्मन केस क्या होता है, सम्मन केस जल्दी से कोई बताए, सम्मन केस क्या होता है? वारंट केस क्या होता है? सर Sir, जहाँ in पे which 2 the प्लस punishment. समन केस, हाँ बताओ, कोई एक बताओ सांभवी। वारंट केस, तो वारंट केस होता है जिसमें पनिशमेंट 2 प्लस ईयर्स होती है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट होता है, डेथ सेंटेंस होता है, और समन केस वो होता है जो कि वारंट केस नहीं होता है, या 2 बहुत ईयर्स बढ़िया तक संभव, बहुत से बढ़िया कम की संभव, punishment। बिल्कुल बिल्कुल तुमने एग्जैक्टली सही बोला।
वारंट केस 2+ लाइव डेथ होता है, एंड समन केस जो है, जो भी वारंट केस नहीं है वो समन केस है। और समन के वारंट केस के डेफिनेशन से हम इन्फर कर सकते हैं कि जिसकी भी सजा 2 साल से कम है, जिस ऑफेंस का सजा 2 साल से कम है, वो समन केस हो जाएगा। ठीक है, तो लिखा हुआ है यहाँ पर कि रिकॉर्ड इन समन केसेस एंड इंक्वायरी। समन केस में कैसे रिकॉर्डिंग होगा, उसमें कैसे इंक्वायरी होगा और रिकॉर्डिंग होगा। लिखा हुआ है इन ऑल समन केसेस ट्राइड बिफोर अ मजिस्ट्रेट इन ऑल इंक्वायरीज अंडर सेक्शन 164 to 67, मतलब 64 और 67 दोनों मिला करके, एंड इन ऑल प्रोसीडिंग अंडर 491। अदरवाइज ये कोई सेक्शन याद नहीं करना है, ये 164, 7, 491 नहीं याद करना, बस समन केस याद रखना है, बस समन केस। Otherwise than in the course of a trial, the magistrate shall, as the examination of each witness proceed, make a memorandum of the substance of evidence। तो क्या करेगा, क्या करेगा, ये अंडरलाइन कर लो, मेक से, मेक अ मेमोरेंडम ऑफ द सब्सटेंस ऑफ एविडेंस इन द लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट। यही करेगा समन केस में, कि जो भी एविडेंस है उसका मेमोरेंडम बनाएगा, जो भी एविडेंस कलेक्ट कर रहा है उसका एक मेमोरेंडम के फॉर्म में बनाएगा। और किस तरह से बनाएगा, कोर्ट के लैंग्वेज में, इन द लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट। और कोर्ट का लैंग्वेज क्या होता है, कोर्ट का लैंग्वेज क्या होता है, जो कि स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड किया हुआ है, जो कि स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड किया हुआ है। अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट में अलग अलग लैंग्वेज ऑफ कोर्ट हो सकता है, इसलिए ये नहीं लिखा हुआ है कि हिंदी, बंगाली, पंजाबी। जो भी स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगा वो लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट हो गया। तो किस लैंग्वेज में होगा, लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट में होगा। ठीक है, तो ये याद रखना। और कैसे, किस फॉर्म में किया जाएगा, मेमोरेंडम के फॉर्म में। तो मेमोरेंडम को जरूर अंडरलाइन रखना। प्रोवाइडेड दैट इफ द मजिस्ट्रेट इज अनेबल टू मेक सच मेमोरेंडम हिमसेल्फ, अगर वो खुद से नहीं बना पा रहा है, he shall after recording the reason for his inability causes such memorandum to be made in writing or from his dictation in open court। तो वो किसी और से लिखवाएगा, किसी और से, मान लो अपने किसी ऑफिसर से, स्टाफ से लिखवाएगा, खुद से ही कह के लिखवाएगा, या फ्रॉम हिज डिक्टेशन इन ओपन कोर्ट, ओपन कोर्ट में अब डिक्टेट करके लिखवाएगा। मतलब अगर खुद से वो नहीं लिख पा रहा है तो वो लिखवाएगा, कौन, मजिस्ट्रेट। मजिस्ट्रेट समन केस में, समन केस का ट्रायल किसके बिफोर होता है, किसके सामने होता है, मजिस्ट्रेट के सामने होता है। कौन सा केस है जिसका ट्रायल मजिस्ट्रेट के सामने नहीं होता है, कौन सा केस, समन, वारंट, समरी, सेशन, कौन सा ट्रायल। ट्रायल मैंने जब स्टार्ट किया था तो सबसे पहले यही बताया था कि कौन सा ट्रायल मजिस्ट्रेट के सामने होता है, कौन सा ट्रायल नहीं होता है मजिस्ट्रेट के सामने। यसी बताओ, कौन सा ट्रायल मजिस्ट्रेट के सामने नहीं होता है। सेशन ट्रायल किसके सामने होगा, सेशन ट्रायल कोर्ट ऑफ सेशन सर। तो कोर्ट ऑफ सेशन बोलना चाहिए ना, कि कोर्ट ऑफ सेशन के सामने जब वो होगा, पता है, तो सेशन ट्रायल नहीं होगा मजिस्ट्रेट के सामने। बाकी सारे ट्रायल मजिस्ट्रेट के बिफोर होता है। ठीक है, वारंट ट्रायल मजिस्ट्रेट करता है, समन ट्रायल मजिस्ट्रेट करता है, समरी ट्रायल मजिस्ट्रेट करता है, बट सेशन ट्रायल कोर्ट ऑफ सेशन करता है, मतलब सेशन जज करता है, एडिशनल सेशन जज करता है। ठीक है, तो प्रोवाइडेड मजिस्ट्रेट अगर अनेबल है तो लिखवाएगा। ठीक है, ये भी याद करने वाली बात नहीं है। बट सबसेक्शन 2, सच मेमोरेंडम शैल बी साइंड बाय द मजिस्ट्रेट एंड शैल फॉर्म पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड। ये मेमोरेंडम मजिस्ट्रेट साइन करेगा और वो रिकॉर्ड का पार्ट बनेगा, रिकॉर्ड का पार्ट बनेगा। ये सारे ऑब्वियस चीजें हैं कि जो भी करवा रहा है, रिकॉर्ड कर रहा है, वो मजिस्ट्रेट साइन करेगा। इसलिए ये याद करने वाली बात जो है वो इसमें एक मेमोरेंडम है कि कैसे रिकॉर्ड होती है, मेमोरेंडम के फॉर्म में रिकॉर्ड होता है, मेमोरेंडम के फॉर्म में। और लैंग्वेज क्या होगा, लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट होगा। सारे चीजों का लैंग्वेज, लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट ही मिलने वाला है। ठीक है, लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट, क्योंकि जब कोर्ट का वही लैंग्वेज है तो सब कुछ उसी लैंग्वेज में रिकॉर्ड किया जाएगा ना, जो कि कोर्ट का लैंग्वेज है। तो इसका भी हेडिंग सफिशिएंट है। उसके अलावा मेमोरेंडम याद रखना और लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट याद रखना। 310 रेनू, समझ में आ रहा है रेनू? ओके, 310 देखो, 310। अब वारंट केस में कैसे रिकॉर्ड होगा, अभी था समन केस में, अब वारंट केस में। In all warrant cases tried before a magistrate, the evidence of each witness shall कैसे रिकॉर्ड होगा, as his examination proceed, कल्पना वाइज, be taken down in writing either by the magistrate himself। वो रिटन में टेक डाउन किया जाएगा, जो भी एविडेंस आ रहा है वो रिटन में टेक डाउन किया जाएगा। किसके द्वारा, लिखा हुआ है either by the magistrate himself, मजिस्ट्रेट के द्वारा खुद ही किया जाएगा। और बाय हिज डिक्टेशन इन ओपन कोर्ट, या वो डिक्टेट करके ओपन कोर्ट में उसको रिकॉर्ड करवाएगा, लेकिन रिटन में रिकॉर्ड करवाना है।
और वेयर ही इज अनेबल टू डू सो, अगर ये करने में भी वो अनेबल है, owing to physical or other incapacity under his direction and superintendence by an officer of the court appointed by him in his behalf, तो उसके द्वारा अपॉइंट किसी ऑफिसर के द्वारा किया जाएगा, उसके द्वारा अपॉइंट किसी ऑफिसर के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, तो बोल रहा है सबसे पहले मजिस्ट्रेट करेगा खुद से, या वो डिक्टेट करके करेगा, या वो भी नहीं है तो उसके द्वारा कोई अथराइज्ड ऑफिसर करेगा। अथराइज्ड ऑफिसर इसके द्वारा, उसी मजिस्ट्रेट के द्वारा अथराइज्ड ऑफिसर करेगा। और क्या करना है इन लोगों को? रिटेन में रिकॉर्ड करना है, रिटेन में रिकॉर्ड करना है। वारंट केसेस में जो भी एविडेंसेस आते हैं उसको रिटेन में रिकॉर्ड करना होता है बाय द मजिस्ट्रेट हिमसेल्फ, या वो डिक्टेट करके ओपन कोर्ट में लिखवाएगा, या उस अपने किसी ऑथराइज्ड ऑफिसर से कहेगा लिखने के लिए, अपने किसी ऑथराइज्ड ऑफिसर से कहेगा लिखने के लिए। ठीक है, तो ये 3 तरीका दिया हुआ है। फिर प्रोवाइजो दिया हुआ है, प्रोवाइडेड दैट एविडेंस ऑफ विटनेस अंडर दिस सबसेक्शन में आल्सो बी रिकॉर्डेड बाय ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मींस, एज ऑलवेज हर चीज में ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मींस भी है, इन द प्रेजेंस ऑफ द एडवोकेट ऑफ द पर्सन एक्यूज्ड ऑफ द ऑफेंस। देखो ये जो इन द प्रेजेंस ऑफ एडवोकेट को अंडरलाइन कर लो, इन द प्रेजेंस ऑफ एडवोकेट, ये जो लिखा हुआ है कि एविडेंस ऑफ विटनेस अंडर दिस सेक्शन में आल्सो बी रिकॉर्डेड बाय ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मींस, ये एडवोकेट के प्रेजेंस में ही हो सकता है, एडवोकेट के एब्सेंस में नहीं हो सकता है। ठीक है, एडवोकेट के एब्सेंस में नहीं हो सकता है। जो भी एक्यूज्ड का एडवोकेट है वो प्रेजेंस रहेगा। जब विटनेस का स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जाएगा ऑनलाइन, मतलब ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मींस से, तो एडवोकेट प्रेजेंट रहेगा। किसका एडवोकेट? एक्यूज्ड का एडवोकेट। इसलिए उसको अंडरलाइन करो, इन द प्रेजेंस ऑफ एडवोकेट। वहां पे एक्यूज्ड भी लिख सकती हो, एक्यूज्ड एडवोकेट, क्योंकि एक्यूज्ड के एडवोकेट का बात चल रहा है। आगे लिखा भी हुआ है एडवोकेट ऑफ द पर्सन एक्यूज्ड ऑफ द। ठीक है, तो क्वेश्चन आएगा अगर कि ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मींस से अगर रिकॉर्ड किया जा रहा है वारंट केसेस में विटनेस का स्टेटमेंट, तो ये किसके प्रेजेंस में होना जरूरी है? तो इसका आंसर होगा एक्यूज का एडवोकेट के प्रेजेंस में, उसके एब्सेंस में नहीं हो सकता है। ओके मुस्कान, जो मैं अंडरलाइन करने बोल रहा हूँ वो सब प्रीलिम्स में क्वेश्चंस बनते हैं, इसलिए उसको ध्यान रखना। सबसेक्शन 2 where the magistrate causes the evidence to be taken down, अगर मजिस्ट्रेट टेकन डाउन करवा रहा है, मतलब खुद से ना लिख के टेकन डाउन करवा रहा है, he shall record a certificate that the evidence could not be taken down by himself for the reason referred to in subsection 1। मतलब कि अगर वो खुद से नहीं लिखकर किसी से लिखवा रहा है तो वो एक सर्टिफाई करेगा एक सर्टिफिकेट के द्वारा कि वो फॉर दिस रीजन वो खुद से नहीं लिख सकता है। पर्टिकुलर उसको इनएबिलिटी है, उसको बीमारी है, उसको क्या इन्फॉर्मिटी है, डिसेबिलिटी है उस समय, कि वो खुद से नहीं रिकॉर्ड कर पा रहा है, ये वो लिखेगा, ये सर्टिफाई करेगा। वो कौन? मजिस्ट्रेट। क्यों वो खुद से नहीं लिख रहा है? ठीक है, वो क्यों खुद से नहीं लिख रहा है, चीज को सर्टिफाई करेगा। सबसेक्शन 3 सच एविडेंस shall ordinarily be taken down in the form of a narrative। नैरेटिव के फॉर्म में लिखी जाती है, मतलब एक तरह से जैसे स्टोरी लिखा जाता है, जो ये नहीं कि इसको बुलेट पॉइंट वाइज लिखा जाएगा, जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं विटनेसेस के वो पॉइंट वाइज लिखा जाएगा। एक तरह नैरेटिव जो स्टोरी टेलिंग जैसा होता है, जो फ्री फ्लोइंग स्टेटमेंट्स होते हैं, उस तरह से लिखा जाएगा। जैसा बोल रहा है वैसे लिख रहा है, वो कहानी में बता रहा है, कहानी के फॉर्म में लिखा जा रहा है। ठीक है, फ्री फ्लोइंग स्टेटमेंट, ना कि उसको पॉइंट वाइज अलग अलग सजाया जाएगा। ओके संभवी? ओके सर। हाँ, तो नैरेटिव को अंडरलाइन कर लो, नैरेटिव को अंडरलाइन कर लो। shall ordinarily be taken, ordinarily जनरली कैसे लिखा जाएगा? वो नैरेटिव के फॉर्म में। बट मजिस्ट्रेट में इन हिज डिस्क्रिप्शन टेक डाउन और कॉज इट टू बी टेकन डाउन एनी पार्ट ऑफ सच एविडेंस इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन और आंसर। लेकिन मजिस्ट्रेट चाहे तो उसका कुछ पार्ट, चाहे पूरा का पूरा क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में भी कर सकता है, क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में। जनरली वो कहानी के फॉर्म में करना है, नैरेटिव के फॉर्म में करना है, लेकिन मजिस्ट्रेट चाहे तो क्वेश्चन आंसर फॉर्म में भी कर सकता है कि ये क्वेश्चन है उसका क्या आंसर है, ये क्वेश्चन है उसका क्या आंसर है। ठीक है, तो ये मजिस्ट्रेट का डिस्क्रिप्शन है कि क्वेश्चन आंसर फॉर्म में कराए, बट जनरल रूल क्या है? जनरल रूल है कि वो नैरेटिव के फॉर्म में रहेगा। सबसेक्शन 4 है द एविडेंस सो टेकन डाउन शैल बी साइंड बाय द मजिस्ट्रेट एंड शैल फॉर्म पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड। ये सब में रहेगा, जो भी चीज रिकॉर्ड की जा रही है उसको मजिस्ट्रेट साइन करेगा ही करेगा, क्योंकि वही तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है ना, तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर का साइन तो रहेगा जो चीज रिकॉर्ड किया जा रहा है उस पे, और वो रिकॉर्ड वो पार्ट बनेगा, रिकॉर्ड का, केस के रिकॉर्ड का वो पार्ट बनेगा। 311 ठीक है, तो रिकॉर्ड इन वारंट केसेस ये था, इसमें बहुत कमी चीज इसमें भी इंपॉर्टेंट था जो मैंने अंडरलाइन किया, बस वही याद रखना है, उसके अलावा बस उसका इंडेक्स याद रखना है। 311 है रिकॉर्ड इन ट्रायल बिफोर कोर्ट ऑफ सेशन। अब कोर्ट ऑफ सेशन के बिफोर में, कोर्ट ऑफ सेशन पहले क्या पढ़ा हमने? पहले पढ़ा हमने सम्मन, फिर वारंट, अब सेशन। सेशन
लिखा हुआ है इन ऑल ट्रायल बिफोर ए कोर्ट ऑफ सेशन ट्रायल में क्या होगा, द एविडेंस ऑफ ईच विटनेस शैल एज एग्जामिनेशन प्रोसीड, मतलब जैसे जैसे एग्जामिनेशन प्रोसीड करेगा बी टेकन डाउन इन राइटिंग, राइटिंग में लिया जाएगा, सब में रिटन में ही लिया जा रहा है, आइदर बाय द प्रिजाइडिंग जज हिमसेल्फ, सेम लिखा हुआ है उसमें भी था खुद से लेना है, मतलब हिमसेल्फ रिकॉर्ड करेगा, और बाय हिज डिक्टेशन इन ओपन कोर्ट, या डिक्टेट करके ओपन कोर्ट में। फिर थर्ड क्या लिखा हुआ है, और अंडर हिज डायरेक्शन एंड सुपरिटेंडेंस बाय एन ऑफिसर ऑफ द कोर्ट अपॉइंटेड बाय हिज बिहाफ, या उसके द्वारा अपॉइंटेड किसी पर्सन के। यहाँ भी वही तीन लोग है, खुद के द्वारा, या डिक्टेट करके ओपन कोर्ट में, या उसके ऑथराइज किसी अफसर के द्वारा, ऑथराइज किसी अफसर के द्वारा। ठीक है, तो ये तीन ध्यान में रखना, खुद के द्वारा, यहाँ पे जज हो गया है, मजिस्ट्रेट था, डिक्टेट करके, या उसके ऑथराइज किसी ऑफिसर के द्वारा। सब सेक्शन 2, कल्पना ये समझ में आ रहा है? कल्पना ये चैप्टर यही बता रहा है कि जो कोर्ट का प्रोसीडिंग चलता है, जब प्रोसीडिंग इनिशिएट हो जाता है तो चीजें किस मैनर में रिकॉर्ड होता है, किस मैनर में रिकॉर्ड हो रहा है, एक तरह का प्रोसीजर बता रहा है, क्योंकि है ही पूरा प्रोसीजरल। बिफोर ए कोर्ट सबसेक्शन 2 such evidence shall ordinarily be taken down in the form of narrative, सेम हो गया नैरेटिव के फॉर्म में, बट द प्रिजाइडिंग जज में क्वेश्चन आंसर फॉर्म में कर सकता है, सेम टू सेम है। सबसेक्शन 3 साइन होगा प्रिजाइडिंग ऑफिसर के द्वारा, यानी प्रिजाइडिंग जज है यहाँ पे, और वो रिकॉर्ड का फॉर्म पार्ट, रिकॉर्ड का पार्ट बन जाएगा, वो जो भी रिकॉर्ड हुआ है वो पार्ट बनेगा पूरा केस के रिकॉर्ड का। 312 देखो, 312 311 एग्जैक्ट सेम था, जैसा वारंट केसेस में मजिस्ट्रेट रिकॉर्ड कर रहा था वैसे ही सेशन ट्रायल में जज रिकॉर्ड कर रहा है, जैसा वारंट केस में मजिस्ट्रेट कर रहा था वैसे ही सेशन ट्रायल में जज कर रहा है। 312 लैंग्वेज ऑफ रिकॉर्ड ऑफ एविडेंस, एविडेंस किस लैंग्वेज में रिकॉर्ड होगा, ठीक है, एविडेंस किस लैंग्वेज में रिकॉर्ड होगा। लिखा है इन एवरी केस वेयर एविडेंस इज टेकन डाउन अंडर 310 311, मतलब 310 में और 311 में, 310 में 311 में, 309 में खुद लिख दिया हुआ था इन द लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट, ओके, 309 में ऑलरेडी लिखा हुआ था इन द लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट, लेकिन 310 और 11 में नहीं लिखा हुआ था किस लैंग्वेज में होगा, नहीं लिखा हुआ था ना संभवी। 309 में मैंने अंडरलाइन करवाया था लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट होगा। यस सर। हाँ ओके, वो संबंध था, ओके वो संबंध था, संबंध में लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट था, वहां पे लिखा हुआ था, लेकिन 310 और 311 में नहीं लिखा हुआ था, उसके लिए 312 लिखा हुआ है कि 312 में डिटेल में दिया रहेगा, बस लैंग्वेज के बारे में। तो लिखा हुआ है 310 और 311 में जो भी रिकॉर्ड हो रहा है, एविडेंस लिया गया है, उसका क्या लैंग्वेज होगा। तो इसका 3 कंडीशन लिया है, इसमें देखो लिखा हुआ है इफ द विटनेस गिव्स एविडेंस इन द लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट इट शैल बी टेकन डाउन इन दैट लैंग्वेज, मतलब कि अगर विटनेस किस लैंग्वेज में अपना एविडेंस दे रहा है, कोर्ट की लैंग्वेज में, तो उसी लैंग्वेज में रिकॉर्ड किया जाएगा, मतलब कोर्ट के लैंग्वेज में। तो पहला हो गया कि अगर विटनेस से कोर्ट के लैंग्वेज में रिकॉर्ड एविडेंस आ रहा है, तो उसी लैंग्वेज में यानी कोर्ट के लैंग्वेज में रिकॉर्ड किया जाएगा, क्योंकि ये तो बहुत ही अप्रोप्रिएट आइडियल सिचुएशन हो गया, सब कुछ ठीक ठाक है, इसमें कुछ भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है, जो कोर्ट का लैंग्वेज है वही लैंग्वेज विटनेस भी जानता है, विटनेस भी उसी लैंग्वेज में दे रहा है, तो उसी लैंग्वेज में रिकॉर्ड कर लिया जाएगा। तो ये सिंपलेस्ट सिचुएशन हो गया, ठीक है। बी देखो, इफ ही गिव्स एविडेंस इन एनी अदर लैंग्वेज, मतलब कि वो किसी और लैंग्वेज में दे रहा है, कोर्ट का लैंग्वेज हिंदी है, कोर्ट का लैंग्वेज हिंदी है, और वो बंगाली में दे रहा है, बंगाली में दे रहा है। इफ ही का मतलब विटनेस गिव्स एविडेंस इन एनी अदर लैंग्वेज, मतलब बंगाली में दे रहा है, इट मे इफ प्रैक्टिकेबल बी टेकन आउट इन दैट लैंग्वेज, अगर संभव है तो बंगाली में ही उसको रिकॉर्ड किया जाएगा। एंड इफ इट इज नॉट प्रैक्टिकेबल, अगर ये संभव नहीं है to do so, a true translation of the evidence in the language of the court shall be prepared, तो उसका ट्रू ट्रांसलेशन प्रिपेयर किया जाएगा हिंदी में। तो ट्रू ट्रांसलेशन का मतलब होता है कि बिल्कुल एक्यूरेट ट्रांसलेशन, एग्जैक्ट ट्रांसलेशन, जिससे पूरा एसेंस पता चले, मतलब जो मीनिंग निकल के आ रहा है बंगाली से वही मीनिंग निकल के आए हिंदी से भी, ऐसा नहीं कि एग्जैक्ट ट्रांसलेट करने में मतलब ही बदल जाए। कई सारा आप देखते होंगे हॉलीवुड मूवीज का डब होता है, तो वो कई सारा मीनिंग ही बदल दिए जाते हैं, मतलब कुछ और वो कह रहा था, हिंदी डब में कुछ और मतलब रहता है। कभी ऐसा फील हुआ है कि नहीं, अगर किसी ने इंग्लिश और हिंदी दोनों में देखा है तो? यस सर। तो क्योंकि कई बार होता है कि शब्द सा ट्रांसलेशन अगर कर दो किसी चीज का, तो वो जो मीनिंग निकल के आ रहा था इंग्लिश से वो हिंदी में नहीं निकल पाए, तो ये सारे लैंग्वेजेस के साथ है,
कि जरूरी नहीं है कि ट्रांसलेशन का मतलब होता है कि एग्जैक्ट ट्रांसलेशन, वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन, क्योंकि वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करके कई बार मीनिंग जो है वो डिफर कर सकता है। तो कहने का सारे लैंग्वेजेस में अपना एक तरीका होता है, और जो जो मान लो इंग्लिश में कुछ कहा गया है उसका मतलब निकल के आ रहा है, और हिंदी में उसी को दूसरे तरीके से कहा जा सकता है, दूसरे तरीके से, जिसका मतलब बस वही निकल के आए जो इंग्लिश में कहा गया है। तो यहाँ पे ट्रू ट्रांसलेशन का मतलब ये भी लेना है कि जो मीनिंग निकल के आ रहा है दूसरे लैंग्वेज से, जो विटनेस जिसमें दे रहा है उस लैंग्वेज से, वही मीनिंग निकल के आना चाहिए उस ट्रांसलेटेड लैंग्वेज से, ये नहीं कि उस डिफर हो जाए। तो ट्रू ट्रांसलेशन का मतलब एग्जैक्ट फुल एक्यूरेट ट्रांसलेशन होना चाहिए, जिससे वही मीनिंग निकल के आए जो उस लैंग्वेज में निकल के आ रहा है, जो उस लैंग्वेज में निकल के आ रहा है। तो क्या करना है, अगर अगर वो विटनेस बंगाली में अपना स्टेटमेंट दे रहा है, बंगाली में एविडेंस दे रहा है, तो अगर संभव है तो बंगाली में रिकॉर्ड किया जाएगा, लेकिन संभव नहीं लग रहा है तो उसको ट्रांसलेट किया जाएगा हिंदी में, वो भी ट्रू ट्रांसलेशन किया जाएगा, नॉट किसी भी तरह से ट्रांसलेट, हिंदी में उसको ट्रांसलेट किया जाएगा। ठीक है। इन द लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट शैल बी प्रिपेयर्ड एज एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस प्रोसीड, साइंड बाय द मजिस्ट्रेट और प्रिजाइडिंग जज एंड शैल फॉर्म पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड, और उस पे साइन भी कर दिया जाएगा, प्रिजाइडिंग ऑफिसर का साइन होगा उस पे, क्योंकि जो भी ट्रांसलेशन हुआ है प्रिजाइडिंग ऑफिसर पढ़ के उसको देखेगा ना कि हाँ एग्जैक्टली वही मतलब निकल के आ रहा है कि नहीं निकल के आ रहा है। वो एक ऑथेंटिसिटी के लिए है कि हर जगह प्रिजाइडिंग ऑफिसर का साइन करवाया जा रहा है। ये दूसरा सिचुएशन था। थर्ड देखिए, थर्ड, वेयर अंडर क्लॉज बी, मतलब दूसरा वाले में, एविडेंस इज टेकन डाउन इन अ लैंग्वेज अदर देन द लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट, मतलब कि एविडेंस किस में ले लिया गया, इसी में बंगाली में वो दिया और बंगाली में ही रिकॉर्ड कर लिया गया, क्योंकि उसमें था ना कि अदर लैंग्वेज में दे रहा है तो दो ऑप्शन था, एक या तो पॉसिबल है रिकॉर्ड करना उसमें या नॉट पॉसिबल है, तो नॉट पॉसिबल है तब तो ट्रांसलेट वहीं पे कर दिया गया है, लेकिन पॉसिबल था तो उसी में कर लेना था, तो बंगाली में दिया और बंगाली में रिकॉर्ड कर लिया गया। तब क्या होगा, तब लिख रहा है evidence is taken down in a language other than the language of the court, a true translation thereof in the language of the court shall be prepared as soon as practicable, जितना जल्दी हो सके उसको भी ट्रांसलेट कर देना है, signed by the magistrate or presiding judge and shall form part of the record, मतलब कि अगर बंगाली में उस समय रिकॉर्ड कर भी लिया गया तो भी जल्दी से जल्दी उसको फिर से हिंदी में ट्रांसलेट किया जाएगा और उसको रिकॉर्ड में शामिल किया जाएगा, जज के द्वारा साइन होकर के, मजिस्ट्रेट के द्वारा साइन करा करके। ठीक है। तो तीन सिचुएशन था, तीन सिचुएशन। पहला था कि अगर लैंग्वेज ऑफ कोर्ट में एविडेंस आए तो लैंग्वेज ऑफ कोर्ट में ही रिकॉर्ड कर लिया जाएगा, ये विटनेस का एविडेंस है, ये फाइनल रिकॉर्डिंग है, फाइनल रिकॉर्डिंग है। लैंग्वेज ऑफ कोर्ट में आया है तो लैंग्वेज ऑफ कोर्ट में रिकॉर्ड हो जाएगा। अगर अदर लैंग्वेज में आया है, अदर लैंग्वेज में आया है तो इसका दो सिनेरियो था, या तो प्रैक्टिकेबल है रिकॉर्ड करना या नॉट प्रैक्टिकेबल है। तो नॉट प्रैक्टिकेबल है तो वहीं पर ट्रांसलेट करवा लिया जाएगा, टू ट्रांसलेशन, और उसको रिकॉर्ड कर लिया गया, और प्रैक्टिकेबल है तो वही उसी अदर लैंग्वेज में रिकॉर्ड कर लिया जाएगा, अदर लैंग्वेज। और इसी सिचुएशन के लिए यहाँ बना दिया हुआ है कि अगर अदर लैंग्वेज में रिकॉर्ड हो चुका है, अदर लैंग्वेज में रिकॉर्ड ऑलरेडी हो चुका है, तो क्या किया जाएगा, इसको भी ट्रू ट्रांसलेशन उसको तैयार करके कोर्ट के द्वारा साइन करके इसको शामिल कर लिया जाएगा रिकॉर्ड में। समझ में आया? किसको किसको समझ में आया थम्स अप कीजिए, ये तीनों। ओके, तो थर्ड वाला जो है यही वाला है, यही इसको थर्ड ला दिया गया है। अगर संभव नहीं है तब तो वही ट्रांसलेट हो गया, संभव है तो बंगाली में रिकॉर्ड हो गया, लेकिन उस बंगाली को भी थर्ड के लिए बोल रहा है कि उस बंगाली में रिकॉर्ड तो हो गया लेकिन उसको भी ट्रांसलेट करके साइन करके रिकॉर्ड में शामिल करना है। ठीक है। तो ये हो गया लैंग्वेज, लैंग्वेज हो गया, किसके लिए हो गया, किसके लिए हो गया, वारंट केस के लिए हो गया और सेशन ट्रायल के लिए हो गया, मतलब सेशन केस और वारंट केसेस के लिए हो गया, क्योंकि समन का अलग से दिया हुआ था लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट में। 312 हो गया। प्रोवाइजो देखो, प्रोवाइजो, provided that when under clause B evidence is taken down in English and a translation thereof in the language of the court is not required by any of the parties, court may dispense with such translation। एक एक्सेप्शनल केस है, एक एक्सेप्शनल केस में केस है जिसमें ट्रांसलेशन की जरूरत नहीं होगी, और वह इंग्लिश, इंग्लिश को अंडरलाइन कर लो कि अगर जो है ये इंग्लिश में लिया गया है, ये जो मैंने बताया बंगाली, बंगाली की जगह इंग्लिश है अगर, और दोनों पार्टी में से कोई डिमांड नहीं कर रहा है कि हाँ हमें ट्रांसलेशन चाहिए, ट्रांसलेशन चाहिए, दोनों पार्टी कंफर्टेबल है उससे, देन उसको उसका ट्रांसलेशन करना मैंडेटरी नहीं है, उसका ट्रांसलेशन करना मैंडेटरी नहीं है। किस केस में, अगर इंग्लिश में रिकॉर्ड हुआ है, अगर इंग्लिश में रिकॉर्ड हुआ है तो ट्रांसलेट करना मैंडेटरी नहीं है, अगर दोनों पार्टी में से किसी को दिक्कत नहीं है तो। ठीक है, ठीक है सांभवी।
ओके, फिर भी कोर्ट चाहे तो कर सकता है, कोर्ट का डिस्क्रिप्शन है कि करे या ना करे, मतलब कि अगर पार्टीज को दिक्कत नहीं है तो ट्रांसलेट नहीं करेगा, कोर्ट डिस्पेंस कर सकता है, मतलब ट्रांसलेशन वाली बात को छोड़ सकता है। अब आगे देख बढ़ते हैं 313 पे आता हो, 313 313 प्रोसीजर इन रिगार्ड टू सच एविडेंस व्हेन कंप्लीटेड, ठीक है, मतलब एक बार रिकॉर्ड हो जाए तो क्या प्रोसीजर होगा, एक बार रिकॉर्ड हो जाए तो क्या प्रोसीजर होगा। लिखा है एज सुन एज सबसेक्शन 1 एज सुन एज द ईच विटनेस टेकन अंडर सेक्शन 310 और 311 इज कंप्लीटेड, मतलब कि हर विटनेस का एविडेंस ले लिया गया, एक एविडेंस सबका ले लिया गया, इट शैल बी रेड ओवर टू हिम, मतलब इसको पढ़ के सुनाया जाएगा, किसको, उसी विटनेस को जिससे लिया गया है, इन द प्रेजेंस ऑफ द एक्यूज्ड, एक्यूज्ड के प्रेजेंस में, अगर एक्यूज्ड प्रेजेंट है तो, और ऑफ हिज एडवोकेट इफ ही अपीयर्स बाय एडवोकेट एंड शैल इफ नेसेसरी बी करेक्टेड। तो बहुत ही सिंपल बात लिखा हुआ है, इसमें बस याद रखना है रेड ओवर किया जाएगा उसके सामने, जिन 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 विटनेसेस से रिकॉर्ड कर लिया गया है एविडेंस, जिनका जिनका भी एक बार पढ़ करके उसको सुना दिया जाएगा, ताकि वो कंफर्म हो जाए कि सही लिखा गया है कि नहीं, और अगर वो बोलेगा कुछ बदलिए तो बदल दिया जाएगा, मतलब अगर जरूरत पड़े तो उसमें अमेंडमेंट कर दिया जाएगा, अगर विटनेस बोलेगा नहीं नहीं ये मैंने नहीं ये बताया हुआ था तो उसको करेक्ट कर लिया जाएगा। तो क्या कह रहा है, एक बार रिकॉर्ड हो जाने के बाद पढ़ के सुनाना होता है, किसको, उस विटनेस का जिसका रिकॉर्ड किए हैं, वो भी एक्यूज्ड के सामने या एक्यूज्ड के एडवोकेट के सामने, और जरूरत पड़े तो उसको अमेंड भी कर लिया जाएगा। सबसेक्शन 2 इफ द विटनेस डिनाइज द करेक्टनेस ऑफ एनी पार्ट, मतलब विटनेस बोल रहा है कि करेक्ट नहीं है, अगर वो कह रहा है कि नहीं ये पार्ट करेक्ट नहीं है, ठीक है, डिनाइज द करेक्टनेस ऑफ एनी पार्ट ऑफ द एविडेंस व्हेन द सेम इज रीड ओवर टू हिम, जब पढ़ के सुनाया गया तो विटनेस बोल रहा है कि नहीं नहीं यहाँ मैंने 3 बजे नहीं 5 बजे बोला हुआ था, वो कुछ फैक्ट जो है अब बदल रहा है, पहले लिखवाया गया था नोट हो गया था, लेकिन पढ़ के जब सुनाया गया तो विटनेस कुछ बोल रहा है कि नहीं ये नहीं, इसके जगह पे ये होगा। द मजिस्ट्रेट और द प्रिजाइडिंग जज मे वर्ड को अंडरलाइन करो, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन है, इंस्टीड ऑफ करेक्टिंग द एविडेंस मेक अ मेमोरेंडम देयरऑन ऑफ द ऑब्जेक्शन मेड टू इट बाय द विटनेस एंड शैल ऐड सच रिमार्क एज ही थिंक्स नेसेसरी। तो देखो यहाँ जज को एक बहुत ही अच्छा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, यहाँ बोल रहा है कि जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है जरूरी नहीं है कि वो करेक्ट ही करेगा, जरूरी नहीं है कि वो करेक्ट करेगा, उसके डिस्क्रिप्शन है कि वो करेक्ट ना करके बस वो लिख दे कि विटनेस का क्या रिमार्क है, कि विटनेस बोल रहा है, विटनेस ने पहले 3 बजे लिखाया हुआ था और विटनेस बोल रहा है नहीं 5 बजे, ठीक है, तो 3 भी लिखा रहने देगा, और बात ये भी लिख देगा कि दोबारा जब पढ़ के सुनाया गया तो विटनेस 3 को 5 बोलने लगा हुआ है। जो भी विटनेस जिस चीज से डिनाई कर रहा है या बोल रहा है कि नहीं ये बात तो मैंने बोला ही नहीं हुआ था, उसने 5 बात बोला हुआ था 1 2 3 4 5, जब पढ़ के सुनाया गया तो बोल रहा है कि नहीं 2 नंबर वाला बात मैंने नहीं बोला था, 2 नंबर वाला बात गलत है। तो इंस्टीड ऑफ ओमिटिंग द सेकेंड पॉइंट, जज क्या करेगा, दूसरा पॉइंट को ओमिट ना करके बस लिख देगा ये कि दूसरा बार पढ़ के जब सुनाया जा रहा था तो एक विटनेस ने कहा कि 2 नंबर नहीं है, ओके, तो जज के पास ये डिस्क्रिप्शन है, आइदर उसको सुधार दे या इस ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड कर ले, जो भी उसका रिमार्क है उसको रिकॉर्ड कर ले, ठीक है यसी। यस सर। ओके, तो अगर क्वेश्चन आए कि क्या विटनेस जब दोबारा उसको रेड ओवर किया जा रहा होगा, उसका रिकॉर्डेड एविडेंस को जब दोबारा उसके सामने रीड ओवर किया जा रहा है, तो विटनेस अगर कुछ उसमें बदलाव वो बता रहा है तो क्या ये कंपलसरी है कि जज या प्रिजाइडिंग ऑफिसर उसको बदल दे, तो नो इट इज नॉट कंपलसरी, इट इज डिस्क्रिशन आइदर टू अमेंड दैट और इंस्टेड ऑफ अमेंडिंग द प्रिजाइडिंग ऑफिसर कैन जस्ट मेंशन द whatever that witness is saying to amend, उसको बस मेंशन करके उसको छोड़ सकता है वैसे ही। सबसेक्शन 3 देखो, if the record of the evidence is in the language different from that which it has been given and the witness does not understand that language, the record shall be interpreted to him in the language in which it was given or in the language which he understand। तो ये भी बहुत सिंपल बात है, अगर जिस लैंग्वेज में रिकॉर्ड किया गया है वो दूसरा लैंग्वेज है, मतलब विटनेस बंगाली में बोला था, विटनेस बंगाली में बोला था और उसको हिंदी में रिकॉर्ड कर लिया गया है फाइनली, तो हिंदी में पढ़ के सुनाएंगे तो वो थोड़ी समझेगा, तो फिर उसको बंगाली में ट्रांसलेट करके उसको सुनाना है, जो भी लैंग्वेज वो समझता है उसमें ट्रांसलेट करके सुनाना है। विटनेस का जो एविडेंस जिस भी लैंग्वेज में रिकॉर्ड किया गया हो उसको सुनाना उसी लैंग्वेज में जो विटनेस समझता है, तभी तो कंफर्म करेगा ना कि उसकी बात है कि नहीं। 314 314 इंटरप्रिटेशन ऑफ एविडेंस टू एक्यूज्ड और हिज एविडेंस और हिज एडवोकेट, टू एक्यूज्ड है, मतलब एविडेंस का इंटरप्रिटेशन एक्यूज्ड को या उसके एडवोकेट के लिए बोल रहा है,
whenever any evidence is given in a language not understood by the accused. देखो accused के राइट की बात कर रहा है इसमें, accused का राइट है कि सबसे पहले ही हमने पढ़ चुका है कि accused का राइट कि सब कुछ accused के सामने होना है, जो भी एविडेंस रिकॉर्ड किया जाएगा accused के सामने होना है। तो भाई accused के सामने हो रहा है और उस लैंग्वेज में हो रहा है जो accused को समझ ही में नहीं आ रहा है, तो फिर क्या फायदा उसके सामने होने से? उसके सामने होने से क्या फायदा? accused के सामने सारा एविडेंस रिकॉर्ड हो रहा है बट उस लैंग्वेज में हो रहा है जो accused को ही नहीं समझ में आ रहा है, तो फिर उसका राइट इंश्योर तो नहीं हो पाया ना, उसका राइट इंश्योर नहीं हो पाया। तो उसी के लिए ये प्रोविजन है, कह रहा है कि whenever any evidence is given in a language not understood by the accused, ऐसे लैंग्वेज में एविडेंस दिया जा रहा है जो accused को समझ में नहीं आ रहा है, and he is present in court in person, और वो कोर्ट में प्रेजेंट है बट उसको समझ में नहीं आ रहा है, it shall be interpreted to him in open court in a language understood by him, तो उसको कंपल्सरी, शैल को अंडरलाइन कर लो, उसको कंपल्सरी इंटरप्रेट किया जाएगा और उसको बताया जाएगा उस लैंग्वेज में जिस लैंग्वेज में एक्यूज को समझ में आए, क्योंकि एक्यूज का राइट प्रोटेक्ट करना इज द वेरी एसेंस ऑफ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। ये बहुत ही बेसिक चीज हो गया क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का, क्योंकि एक्यूज की ट्रायल चल रही है, उसको कन्विक्ट होना है या उसको एक्विट होना है, उसी का राइट अगर कंप्रोमाइज हो जाए तो फिर क्या फायदा फेयर ट्रायल का। ओके, तो ये कंपल्सरी उस लैंग्वेज में इंटरप्रेट करके उसको बताया जाएगा जो भी एक्यूज को समझ में आता है उस लैंग्वेज में, और ये ओपन कोर्ट में किया जाएगा ताकि एक्यूज समझ पाए उस प्रोसीडिंग को, उस एविडेंसेस को समझ पाए जो उसके खिलाफ पेश किया जा रहा है। ठीक है शाश्वत? यस सर। ओके, subsection 2, if he appears by an advocate and the evidence is given in a language other than the language of the court and not understood by the advocate, it shall be interpreted to such advocate in that language. ओके, लिखा हुआ है कि मान लो कि एक्यूज का एडवोकेट प्रेजेंट है, एक्यूज का एडवोकेट प्रेजेंट है और जो एविडेंस रिकॉर्ड किया जा रहा है वो मान लो यूपी में किया जा रहा है, यूपी में किया जा रहा है बट बंगाली में, तो यहाँ का तो हिंदी लैंग्वेज है ना, हिंदी लैंग्वेज है और बंगाली में रिकॉर्ड किया जा रहा है, तो एडवोकेट को समझ में नहीं आ रहा है, तो किस लैंग्वेज में इंटरप्रेट किया जाएगा उसको जो कोर्ट का लैंग्वेज है यानी कि हिंदी लैंग्वेज में इंटरप्रेट किया जाएगा। यहाँ पे ये बात नहीं है, जो यहाँ पे ये नहीं लिखा है जो लैंग्वेज एडवोकेट समझता है, यहाँ पे ये लिखा है इन दैट लैंग्वेज, यहाँ दैट लैंग्वेज है लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट, ये जो लास्ट में लिखा हुआ है इट शैल बी इंटरप्रेटेड टू सच एडवोकेट इन दैट लैंग्वेज, यहाँ दैट मींस लैंग्वेज ऑफ कोर्ट, कोर्ट के लैंग्वेज में उसको समझाया जाएगा, क्योंकि अगर यहाँ का कोई प्रैक्टिस कर रहा है यहाँ के कोर्ट में कोई एडवोकेट, तो ऑब्वियस बात है कि वो यहाँ का लैंग्वेज तो समझता होगा, कोई बंगाली जानने वाला इंसान यहाँ के कोर्ट में क्यों प्रैक्टिस करेगा जो कि हिंदी जानता ही नहीं होगा, या कोई हिंदी बस जानता है बंगाली नहीं जानता है तो बंगाल के कोर्ट में क्यों प्रैक्टिस करेगा, कैसे प्रैक्टिस कर सकता है एडवोकेट की तरफ से सोचिए। ठीक है, दैट्स व्हाई एक्यूज के में क्या लिखा हुआ था, एक्यूज में लिखा हुआ था उस लैंग्वेज में समझाया जाएगा जो एक्यूज समझता है, क्योंकि एक्यूज कैसा भी हो सकता है, उसको कोई लैंग्वेज आए नहीं है, मैंडेटरी नहीं है, बट एडवोकेट जब प्रैक्टिस कर रहा है तो उसको कोर्ट का लैंग्वेज तो आएगा, इसलिए लिखा हुआ है कि एडवोकेट को समझाने के लिए वो लैंग्वेज में इंटरप्रेट किया जाएगा जो कोर्ट का लैंग्वेज है, और वो कोर्ट का लैंग्वेज वही होता है जो सारे एडवोकेट समझते हैं। समझ में आ रहा है ये बात यसी? यसी समझ में आए वाला बात? ठीक है, तो दोनों में अंतर है, अगर एक्यूज प्रेजेंट है तो एक्यूज को समझाने के लिए कौन सा लैंग्वेज यूज होगा, वो लैंग्वेज जो एक्यूज समझता है, अगर उसका एडवोकेट प्रेजेंस है तो एडवोकेट को समझाने के लिए कौन सा लैंग्वेज में इंटरप्रेट होगा, जो कोर्ट का लैंग्वेज होगा, जो कोर्ट का लैंग्वेज होगा। ओके निहारिका, किसी को कोई डाउट है इसमें? नो सर, क्लियर है। ठीक है, तो ये याद रखना तुम लोग। सबसेक्शन 3 कह रहा है where documents are put for the purpose of formal proof, it shall be in the discretion of the court to interpret as much thereof as appear necessary। मतलब अगर डॉक्यूमेंट्स दिया गया हुआ है किसी फॉर्मल प्रूफ के लिए, तो ये कोर्ट का डिस्क्रिप्शन है, ये कोर्ट का डिस्क्रिप्शन है कि उसका वही पार्ट उसको इंटरप्रेट करे जो कि नेसेसरी लगे, जरूरी लगे, ये नहीं कि पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट इंटरप्रेट करके लाया हुआ है, जो जरूरी पार्ट है उसी को इंटरप्रेट करवाए, ये कोर्ट का डिस्क्रिप्शन है कि पूरा ना करके जो जरूरी पार्ट है उसी को बस इंटरप्रेट करवाए। 315 है रिमार्क्स रिस्पेक्टिंग डिमनर ऑफ विटनेस, मतलब विटनेस का जब स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो रहा होता है, जब उसका एविडेंस रिकॉर्ड हो रहा होता है, तो जो उस समय उसका एक तरह का हाव भाव होता है, जो उसका जेस्चर होता है, उसको भी रिकॉर्ड कर लिया जाता है, वो डरा हुआ था, सहमा हुआ था, कैसा था। When a prosecuting officer or magistrate has recorded evidence of a witness, he shall also record such remark, if any, as he think material respecting the demeanor of such witness voiced under examination। मतलब जब उसका एग्जामिनेशन हो रहा था उस समय उसका क्या
क्या उसका हाव भाव था, क्या उसका जेस्चर था, उस किसका, उस विटनेस का, ये भी रिकॉर्ड कर लेगा कि बहुत डरे डरे से बता रहा था, वो बहुत बहुत घबराया हुआ था, ताकि उसे पता चले कि उसका क्या क्रेडिबिलिटी बाद में हो कि हाँ बहुत डरा डरा था, बहुत वो संकोच संकोच कर रहा था, तो हो सकता है वो झूठ बता रहा हो, या बहुत ही शांत स्वभाव का था, उसको कोई टेंशन ही नहीं था। तो अगर जज को लग रहा है, जरूरी नहीं है कि रिकॉर्ड करना, लेकिन जज को लग रहा है कि इसका जो जेस्चर है बहुत ही अजीब है, तो उसको रिकॉर्ड कर सकता है इस बात को कि हाँ उसका उसमें ये हाव भाव था, जब वो बता रहा था तो इस तरीके से वो पेश आ रहा था, उसका ये हाव भाव था, वो इंपॉर्टेंट हो सकता है, इसलिए इसको नोट डाउन कर सकता है। और नहीं है, जनरल है तो नहीं भी नोट डाउन करेगा, तो ये कर सकता है जज ऐसा। ठीक है मुस्कान, समझ में आ रहा है सब कुछ? ओके 316 देखो, 316 रिकॉर्ड ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ एक्यूज, रिकॉर्ड ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ एक्यूज, whenever the accused is examined by any magistrate or court of session, the whole of such examination देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसको प्रीलिम्स में बहुत बार पूछा हुआ है, इसका हेडिंग कि एक्यूज का एग्जामिनेशन कैसे रिकॉर्ड होता है। ठीक है, एक्यूज का लिखा हुआ है whenever the accused is examined by a magistrate या court of session, किसी के द्वारा भी अगर एक्यूज को एग्जामिन किया जा रहा है, the whole of such examination including every question put to him and every answer given by him shall be recorded in full, underline करो इसको, shall be recorded in full, shall be recorded in full, shall be recorded in full, इसको अंडरलाइन करो, इसको याद रखना है। कह रहा है कि पूरी तरह रिकॉर्ड किया जाएगा, आधा अधूरा चीज नहीं रिकॉर्ड किया जाएगा। ये नहीं कि 4 लाइन बोला है तो दो लाइन रिकॉर्ड करे, 2 लाइन छोड़ दे, या 2.5 लाइन रिकॉर्ड करे, 1.5 लाइन छोड़ दे, ऐसा नहीं करना है। पूरा क्या सवाल था, पूरा क्या जवाब था, पूरा का रिकॉर्ड करना है, इंटायरिटी में रिकॉर्ड करना है। ओके, इसलिए लिखा है शैल बी रिकॉर्डेड इन फुल बाय द प्रिजाइडिंग जनरल मजिस्ट्रेट हिमसेल्फ, खुद के द्वारा, या अगर वो अनेबल है तो उसके किसी ऑफिसर के द्वारा। तो इसमें इतना ही इंपॉर्टेंट था, शैल बी रिकॉर्डेड इन फुल, इतना को अंडरलाइन करो, इतना ही बस याद रखना है। किसका? एक्यूज को रिकॉर्ड किया जा रहा है, एक्यूज को एग्जामिन किया जा रहा है, खुद एक्यूज पर्सन को। तो जब एक्यूज का एग्जामिनेशन चल रहा होता है तो जज जो भी उसका आंसर है जिस क्वेश्चन का भी, तो इंटायरिटी में उसको रिकॉर्ड किया जाएगा, जो भी पूरा का पूरा बात है सबको रिकॉर्ड कर लिया जाएगा। सबसेक्शन 2, thus the record shall if practicable be in the language in which the accused is examined, or that if it is not practicable in the language of the court, अगर संभव है तो उस लैंग्वेज में रिकॉर्ड किया जाएगा जिस लैंग्वेज में एक्यूज का एग्जामिनेशन हो रहा है। ठीक है, एक्यूज का एग्जामिनेशन जिस लैंग्वेज में हो रहा है उसी लैंग्वेज में रिकॉर्ड किया जाएगा, संभव है तो। अगर नहीं संभव है तो लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट में, अगर दोनों निकल गया तब तो कोई बात ही नहीं। अगर अदर लैंग्वेज, कोर्ट का जो लैंग्वेज है उससे किसी दूसरे लैंग्वेज में एक्यूज का एग्जामिनेशन हो रहा है तो उसी लैंग्वेज में रिकॉर्ड किया जाएगा पहले जिसमें वो एग्जामिन हो रहा है एक्यूज, लेकिन अगर वो संभव नहीं है तो कोर्ट के लैंग्वेज में किया जाएगा। सबसेक्शन 3, the record shall be shown or read to the accused, जैसा विटनेस को किया जा रहा था इसको भी पढ़ाया जाएगा। shall be shown and or read to the accused, or if he does not understand the language in which it is written, shall be interpreted to him in the language which he understands and shall be at liberty to explain or add to his answer। फिर से बहुत जनरल बात लिखा हुआ है, अगर उसको दिखाया जाएगा, उसको पढ़ाया जाएगा, अगर किसी और लैंग्वेज में रिकॉर्ड किया गया है तो फिर ट्रांसलेट करके उसको बताया जाएगा, और उसमें एक्यूज चाहे तो कुछ और भी ऐड करवा सकता है और एक्सप्लेन कर सकता है। अगर कुछ बातें जो लग रहा है उसको और एक्सप्लेन करना है तो एक्सप्लेन भी कर सकता है, कुछ बातें जो उसको ऐड करना है तो ऐड भी कर सकता है। सबसेक्शन 4, इट शैल देयरआफ्टर बी साइंड बाय द एक्यूज, एक्यूज का है, एक्यूज द्वारा साइन करवाया जा रहा है। ठीक है, साइंड बाय द एक्यूज को लाइन कर लो, साइंड बाय द एक्यूज, क्योंकि पहले प्रिजाइडिंग ऑफिसर मिल रहा था तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर तो करेगा ही करेगा, एक्यूज भी साइन करेगा। इट शैल देयरआफ्टर बी साइंड बाय द एक्यूज्ड and by the magistrate or the presiding judge, मतलब जो भी प्रिजाइड कर रहा है, who shall certify under his own hand that the examination was taken in his presence and hearing and that the record contains a full and true account of the statement made by the accused। और जो भी प्रिजाइडिंग ऑफिसर होगा ये सर्टिफाई भी करेगा कि सब कुछ उसके सामने हुआ है और सब कुछ सही सही हुआ है, इंटायरिटी में सब कुछ रिकॉर्ड हुआ है, मतलब इस सेक्शन को कंप्लाई किया गया है। ठीक है, इस सेक्शन को कंप्लाई किया गया, ये सर्टिफाई कर देगा मजिस्ट्रेट मतलब या जज जो भी प्रिजाइडिंग ऑफिसर है। तो क्या याद रखना है, मजिस्ट्रेट भी साइन करेगा, मतलब प्रिजाइडिंग ऑफिसर भी साइन करेगा, और वो एक्यूज भी साइन करेगा, और एक ये जो सर्टिफाई करेगा प्रिजाइडिंग ऑफिसर कि सब कुछ कंप्लाई किया गया है, रिकॉर्ड किया गया है इंटायरिटी में। provided that where the accused is in custody and is examined through electronic communication, his signature shall be taken within 72 hours of such examination। अंडरलाइन करो within 72 hours को।
अगर वो कस्टडी में है और इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन से उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया है, उसका एग्जामिनेशन हुआ है, तो 72 घंटे के अंदर उसका सिग्नेचर उस पर लिया जाएगा। 72 घंटे के अंदर उसका सिग्नेचर उस पर लिया जाएगा। 72 आवर्स के विदिन 72 आवर्स। नथिंग इन दिस सेक्शन this section shall be deemed to apply to the examination of an accused person in the course of a summary trial। summary trial में नहीं अप्लाई होगा ये सेक्शन, summary trial पे नहीं अप्लाई होता है। summary trial का कोई accused है उस पे ये सेक्शन नहीं अप्लाई होता। अंडरलाइन करो summary trial पे। और summary trial क्या बात कर रहा है, नहीं अप्लाई होगा। the provision of this particular section does not apply to the accused who is being tried summarily, जिसका summary trial हो रहा है। ओके शाश्वत। ओके किसी को कोई डाउट है तो पूछो अभी तक। कोई क्वेश्चन नहीं किसी का? ठीक है तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। 317 इंटरप्रेटर टू बी बाउंड टू इंटरप्रेट ट्रूथफुली। हेडिंग ही काफी है सब कुछ के लिए, आओ पढ़ लेते हैं इसको। इंटरप्रेटर जो है वो ड्यूटी बाउंड है कि सब कुछ उसको सही से इंटरप्रेट करना है, कुछ गलती नहीं करना है। कैसे गलती कर सकता है, ये तो पनिशेबल हो जाएगा कि कोर्ट के चीजों को इंटरप्रेट कर रहा है, वो भी गलती कर दी इंटरप्रेट। When the service of an interpreter are required by any criminal court for the interpretation of any evidence or statement, he shall be bound। shall है तो मतलब कंपल्सरी ड्यूटी बाउंड है to state the true interpretation of such evidence or statement। मतलब इंटरप्रेटर shall be bound कि वो ट्रूली इंटरप्रेट करे, और उसकी जरूरत आएगी ना, अभी हमने पढ़ा कि ट्रांसलेट करवाया जाएगा, इंटरप्रेट करवाया जाएगा। अगर एक्यूज नहीं समझ रहा है तो उसके लैंग्वेज में इंटरप्रेट करवाया जाएगा। तो वो ड्यूटी बाउंड है कि सब कुछ सही सही इंटरप्रेट करे, ड्यूटी बाउंड है। ठीक है तो ये बात हेडिंग से ही काफी था ये सब। 318 रिकॉर्ड इन हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में कैसे रिकॉर्ड होगा, ठीक है ये भी इंपॉर्टेंट हो गया सेक्शन। हाई कोर्ट में कैसे रिकॉर्डिंग होगा, ये सब तो डिस्ट्रिक्ट लेवल का हो गया था, सेशन ट्रायल, वारंट ट्रायल में, समन ट्रायल में। अब हो गया हाई कोर्ट में कैसे रिकॉर्ड होगा। एवरी हाई कोर्ट में बाय जनरल रूल prescribe the manner in which the evidence of witness and the examination of accused shall be taken down in cases coming before it। कौन प्रेस्क्राइब कर रहा है, हाई कोर्ट ही प्रेस्क्राइब कर रहा है। and such evidence and examination shall be taken down in accordance with such rule। मतलब हाई कोर्ट रूल बना करके प्रेस्क्राइब कर सकता है, हाई कोर्ट रूल बना के प्रेस्क्राइब कर सकता है कि कैसे होगा रिकॉर्ड हाई कोर्ट में, और वही रूल फॉलो किया जाएगा। तो हाई कोर्ट में क्या होगा, जो हाई कोर्ट रूल बनाए। क्या होगा, जो हाई कोर्ट रूल बनाए। तो फॉर हाई कोर्ट रूल्स आर मेड बाय हाई कोर्ट, इतना याद रखना है। हाई कोर्ट में कैसा रिकॉर्ड होता है, वही वैसा ही जैसा हाई कोर्ट ने रूल बनाया हुआ है। शांभवी याद रहेगा? हाँ सर याद रहेगा। ओके अब आओ कमीशन। कमीशन इशू होता है एग्जामिनेशन के लिए। कल किसने पूछा था, मुस्कान ने शायद पूछा होता। कमीशन आ गया। कमीशन विटनेस के एग्जामिनेशन के लिए कमीशन भी इशू किया जा सकता है। जरूरी नहीं है कि उसको बुलाया ही जाए, अगर उसमें बुलाना संभव नहीं लग रहा है तो कमीशन इशू किया जा सकता है। जैसा कि कल हमने पढ़ा था कि जब जेल में हो कोई, उसको एग्जामिन करना हो, उसको उसका स्टेटमेंट चाहिए, उसको एज ए विटनेस चाहिए कोर्ट में, उसके लिए भी कमीशन इशू किया जा सकता है, उसके लिए भी कमीशन इशू किया जा सकता है। अब आ गया किसी भी विटनेस के लिए किया जा सकता है। when attendance of witness may be dispensed with and commission issued। मतलब कब विटनेस को क्या किया जा सकता है, अटेंडेंस से डिस्पेंस किया जा सकता है। मतलब उसको बुलाने से मुक्त कर दिए, वो कोर्ट आना उसका जरूरी नहीं है, और उसको एग्जामिनेशन के लिए क्या कर देंगे, कमीशन इशू कर देंगे। कब विटनेस को ना बुला करके उसको एग्जामिन कैसे करेंगे, कमीशन इशू करके करेंगे। सब सेक्शन 1 कह रहा है whenever in the course of any inquiry, trial or proceeding under this anita it appears to court। मतलब कोर्ट को क्या लग रहा है, that the examination of a witness is necessary, कि विटनेस का एग्जामिनेशन नेसेसरी तो है, जरूरी तो है for the interest of justice and that the attendance of such witness cannot be procured। but उसको बुलाना जो है वो क्या संभव नहीं है, without an amount of delay, expense or inconvenience which under the circumstances of the case would be unreasonable। मतलब उसको बुलाने में बहुत टाइम लग जाने वाला है, या उसको बुलाने में बहुत खर्च लगने वाला है, या बहुत परेशानी होने वाला है, और कोर्ट को ऐसा लग रहा है कि वो समय व्यर्थ करना, उतना खर्च लगाना अनरीजनेबल होगा। तो उसको ना बुला करके क्या कर देगा, कमीशन इशू करेगा कि वहां जाकर के वो उसको एग्जामिन कर ले, और वो कमीशन वापस आके कोर्ट को दे देगा कि क्या उसने एग्जामिन किया हुआ है। तो किस सिचुएशन में हो रहा है, किसी विटनेस को एग्जामिन करना जरूरी भी लग रहा है, बट उसको बुलाने में बहुत ज्यादा समय व्यर्थ होने वाला है, या बहुत ज्यादा खर्च लगने वाला है, या बहुत ज्यादा इनकन्वीनियंस होने वाला है कोर्ट को,
और उस खर्च को झेलना, उस इनकन्वीनियंस को झेलना या उस टाइम का वेस्ट करना इज नॉट रीजनेबल, इज नॉट जस्टिफाइड एज पर द ओपिनियन ऑफ कोर्ट। देन कोर्ट क्या करेगा, देन कोर्ट और मजिस्ट्रेट मे डिस्पेंस विद सच अटेंडेंस, मतलब उसको बुलाने से डिस्पेंस कर देगा, अटेंडेंस से डिस्पेंस कर देगा, मुक्त कर देगा, एंड मे इशू ए कमीशन फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ द विटनेस, और एक कमीशन इशू कर देगा कि जाकर के उसको एग्जामिन कर दो, एग्जामिन कर दो। कुछ लोगों का कमीशन होता है जिसको डायरेक्ट कर दिया जाता है कि तुम जाकर के उसको एग्जामिन कर लो और सारी चीज रिकॉर्ड कर लो, उसका एविडेंस रिकॉर्ड करके ला करके दे दो हमें कोर्ट को। एग्जामिनेशन ऑफ द विटनेस इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ दिस चैप्टर, मतलब इस चैप्टर में के प्रोविजन के अकॉर्डिंग। तो समझ गए आप कैसे कमीशन इशू होता है। प्रोवाइजो दिया हुआ है वेयर द एग्जामिनेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, अगर किसका एग्जामिन करना है, प्रेसिडेंट को, वाइस प्रेसिडेंट को, गवर्नर को, या एडमिनिस्ट्रेटर, यूनियन टेरिटरी का एडमिनिस्ट्रेटर होता है उसको, एज ए विटनेस इज नेसेसरी, मतलब इनको एग्जामिनेशन जरूरी है एज ए विटनेस, मतलब प्रेसिडेंट चाहिए एज ए विटनेस, वाइस प्रेसिडेंट चाहिए एज ए विटनेस, एडमिनिस्ट्रेटर चाहिए एज ए विटनेस, गवर्नर चाहिए एज ए विटनेस, तब क्या होगा, तब कमीशन इशू करना कंपल्सरी हो जाता है फॉर द एनडब्ल्यूएससी। कमीशन shall be issued for the examination of such a witness, मतलब then the commission shall compulsorily be issued for the examination of that president or that vice president, that administrator or that governor। अगर प्रेसिडेंट को, पहले जनरल रूल बताया, नॉर्मल सबसे जनरल रूल क्या हो गया, सबसे जनरल रूल क्या होगा, अगर किसी विटनेस को एग्जामिन करना है तो मोस्ट जनरल रूल हो गया कि उसको बुला के एग्जामिन करेंगे, कोर्ट बुला के करेंगे। लेकिन अब एक और जनरल रूल इसमें आया कि कोर्ट बुलाना, उसको में बहुत समय व्यर्थ होने वाला है, बहुत खर्च लगने वाला है, बहुत इनकन्वीनियंस होने वाला है, तो उसको बुला करके नहीं, ना बुला करके क्या करेगा कोर्ट, कमीशन इशू करेगा कि जा करके उसको एग्जामिन कर लो और वापस लेकर कोर्ट हमको दे दो। लेकिन एक और प्रोवाइजो दिया हुआ है कि अगर प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, एडमिनिस्ट्रेटर यूटी का या गवर्नर है गया स्टेट्स का, इनका एग्जामिनेशन जरूरी है एज अ विटनेस, उनको एज अ विटनेस एग्जामिन करना जरूरी है कोर्ट में, तो उनको कोर्ट नहीं बुलाएगा, कोर्ट में नहीं बुलाएगा, उनको एग्जामिन करेगा कंपल्सरली, कैसे, कमीशन इशू करके। उनको कोर्ट बुलाने का कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है कोर्ट के पास, उनके लिए कमीशन इशू करना ही करना है। कल्पना भाई समझ में आया ये बात? हाँ, तो क्वेश्चन अगर आएगा एग्जाम में कि प्रेसिडेंट को एज अ विटनेस एग्जामिन करना है तो कैसे एग्जामिन करेगा, कैसे एग्जामिन करेगा, जैसे रेगुलर विटनेस एग्जामिन होते हैं वैसे करेगा, या कमीशन इशू होगा, तो क्या आंसर हो जाएगा, कमीशन इशू करके होगा, रेगुलर विटनेस की तरह नहीं होगा, कमीशन इशू करके होगा। ओके, ठीक है रेनू? तो समझ में आया? रेनू सुन नहीं रही है लग रहा है, कोई बात नहीं। सबसेक्शन 2 देखो, सबसेक्शन 2, द कोर्ट में व्हेन इशूइंग अ कमीशन फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ अ विटनेस फॉर द प्रोसिक्यूशन, प्रोसिक्यूशन विटनेस का, ठीक है, कोर्ट में व्हेन इशूइंग अ कमीशन फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ अ विटनेस फॉर द प्रोसिक्यूशन, डायरेक्ट दैट such amount as the court consider reasonable to meet the expenses of the accused, includes the advocate fee be paid by the prosecution। मतलब प्रोसिक्यूशन विटनेस को एग्जामिन करने के लिए अगर कोर्ट कमीशन इशू कर रहा है, प्रोसिक्यूशन विटनेस, विटनेस दोनों साइड का हो सकता है ना, प्रोसिक्यूशन होता है, डिफेंस होता है, डिफेंस यानी एक्यूज वाला साइड हो गया, ये एक्यूज का साइड हो गया, प्रोसिक्यूशन जो प्रोसिक्यूट कर रहा है एक्यूज को, अगर इसको विटनेस को एग्जामिन करना है और उसके लिए कमीशन इशू हुआ है, तो भाई एक्यूज का क्या राइट है, एक्यूज का भी तो राइट है ना, उस विटनेस को क्रॉस एग्जामिन करेगा, उस विटनेस को क्रॉस एग्जामिन करेगा, तो इसके लिए वो जाएगा ना, उसके लिए वो जाएगा, या उसका एडवोकेट जाएगा, उसको खर्च आएगा, तो कह रहा है कि प्रोसिक्यूशन से खर्च दिलवा देगा एक्यूज को, खर्च दिलवा देगा एक्यूज को, और प्रोसिक्यूशन होता कौन है, स्टेट गवर्नमेंट होता है ना, स्टेट गवर्नमेंट होता है, तो इनसे खर्च दिलवा देगा, खर्च दिलवा देगा, क्योंकि एक्यूज को भी जाना पड़ सकता है, एक्यूज का भी राइट है टू क्रॉस एग्जामिन द विटनेस, तो प्रोसिक्यूशन विटनेस को क्रॉस एग्जामिन करने का राइट एक्यूज को है, उसमें जो खर्च लगेगा उसको वो दिलवा देगा प्रोसिक्यूशन से। वही लिखा हुआ है कि द कोर्ट में व्हेन इशूइंग अ कमीशन फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस फॉर प्रोसिक्यूशन, प्रोसिक्यूशन विटनेस के एग्जामिन के लिए अगर कमीशन इशू कर रहा है तो ये डायरेक्ट करेगा कि कोर्ट जो भी कंसीडर उसको लगे वो अमाउंट पे कर दिया जाए, किसको, एक्यूज को, इंक्लूडिंग एडवोकेट फी, और किसके द्वारा पे होगा, प्रोसिक्यूशन साइड के द्वारा, प्रोसिक्यूशन साइड के द्वारा। ठीक है निहारिका? यस सर। ओके, 320 देखो, कमीशन टू हुम टू बी इशूड, किसको कमीशन इशू करेगा, टू हुम टू बी इशूड, किसको,
if the witness is within the territories to which this Sanhita extend. Okay, if the witness is within the territories to which this Sanhita extend, मतलब BNSS जहां extend करता है, जो हम लोग जब रेसिप्रोकल अरेंजमेंट वाला चैप्टर पढ़ रहे थे तो सेट टेरिटरीज लिखा था, सेट टेरिटरीज मतलब जहां BNSS एक्सटेंड होता है, अगर वो एरिया का बात हो, उस टेरिटरी का बात हो, द कमीशन शैल बी डायरेक्टेड टू द CJM within whose local jurisdiction the witness is to be found. CJM अंडरलाइन कर लो, तो कमीशन किसको डायरेक्ट किया जाएगा? CJM को डायरेक्ट किया जाएगा, जिसके जुरिस्डिक्शन में वो विटनेस पाया जाएगा, उस CJM को। अगर दिल्ली में वो एक्यूज है तो वहां के CJM को डायरेक्ट किया जाएगा, जिस CJM के जुरिस्डिक्शन में वो विटनेस रहता है, जिस CJM के जुरिस्डिक्शन में वो विटनेस रहता है, उस CJM को डायरेक्ट किया जाएगा कि आप एग्जामिन कीजिए। तो कमीशन किसको कमीशन मतलब किसको इशू किया गया कि कौन जाकर एग्जामिन करेगा? तो CJM को किएगा, CJM उसको कैसे भी एग्जामिन करवा के वापस भेज देगा। मतलब काम किसको सौंपा जा रहा है? उस कमीशन का मेंबर कौन होगा? तो वही CJM होगा। तो शैल बी डायरेक्टेड टू CJM हो गया, विदिन हुज जुरिस्डिक्शन द विटनेस इज टू बी फाउंड। सबसेक्वेंट 2 देखो, इफ द विटनेस इज इन इंडिया में है, बट इन अ स्टेट और एन एरिया टू विच दिस सनीता डज नॉट एक्सटेंड क्योंकि है ऑलरेडी ऐसा एरिया। कौन सा एरिया जहाँ पे BNSS नहीं एक्सटेंड होता इंडिया में? कौन सा एरिया है वो? इंडिया का कौन सा पार्ट है जहाँ BNSS नहीं एक्सटेंड होता है? Nagaland and tribal areas. Tribal areas of Assam. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नागालैंड एंड ट्राइबल एरिया ऑफ असम जहां नहीं एक्सटेंड होता है। तो अगर उन एरिया की बात है, तो द कमीशन शैल बी डायरेक्टेड टू सच कोर्ट और ऑफिसर एज द सेंट्रल गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन स्पेसिफाइंग दिस बिहाफ। तो उसको डायरेक्ट किया जाएगा जो सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड किया है। मतलब कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिसाइड किया हुआ है कि हाँ उस एरिया का भी CJM को डायरेक्ट करना है, तो CJM को ही डायरेक्ट करेगा कि नागालैंड में जो उस एरिया का CJM है उसको डायरेक्ट करेगा। तो लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगा किस अथॉरिटी को इशू किया जाएगा कमीशन कि वो ये काम करे, सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगा। फॉर दोज एरिया टू विच दिस does not extend, और जहां एक्सटेंड होता है वहां किसको? CJM को। जहां नहीं एक्सटेंड हो रहा है वहां किसको? जहां सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड कर रहा है। सबसेक्शन 3, इफ द विटनेस इज इन अ कंट्री, अब आउटसाइड का भी बात कर लिया जाए, आउटसाइड इंडिया एंड द अरेंजमेंट हैज बीन मेड, फिर से वही बात पुराना, जिससे अरेंजमेंट मेड किया सेंट्रल गवर्नमेंट ने कि हाँ तो हमारे यहाँ भी प्रोसीजर्स है, तुम्हारे यहाँ भी प्रोसीजर्स है, तो शैल बी इशूड इन सच फॉर्म डायरेक्टेड टू सच कोर्ट ऑफिसर एज एंड सेंड टू सच अथॉरिटी फॉर ट्रांसमिशन एज द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट हो गया, ये तो ऑलरेडी मैंने उस चैप्टर में पूरा बताया हुआ था, हर चीज सेंट्रल गवर्नमेंट सेट करता है। तो चाहे वो इंडिया का हो वो एरिया जहाँ पे BNSS नहीं एक्सटेंड करता है, चाहे वो आउटसाइड इंडिया हो, वहां पे किसको दिया जाएगा कमीशन इशू किया जाएगा वो काम करने के लिए? तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करे उस अथॉरिटी को, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करे उस अथॉरिटी को। और अगर विद इन टेरिटरीज, अगर वो टेरिटरीज है जहां BNSS एक्सटेंड करता है, यानी कि मोस्ट ऑफ द इंडियन टेरिटरीज, तो उसमें किसको? CJM को। ठीक है मुस्कान, याद रहेगा? CJM या सेंट्रल गवर्नमेंट जो डिसाइड करे। एग्जीक्यूशन ऑफ कमीशन 3:1 लिखा हुआ है, एग्जीक्यूशन ऑफ कमीशन। Upon receipt of the commission, the CJM or such magistrate as he may appoint in this behalf shall summon the witness before him or proceed to the place where the witness is and shall take down his evidence in the same manner and may for this purpose exercise the same power as in the trial of warrant case under this. Warrant case को underline करो, as in the trial of warrant case को underline कर लो। अब CJM क्या करेगा? मतलब वो CJM जिसको मिला हुआ है कमीशन, जो रिसीव किया हुआ है, जिसको काम दिया गया, अगर यहाँ से भेजा गया, दिल्ली में कोई विटनेस रहता है तो भेजा गया CJM, वहाँ का जो CJM है जिसके जुरिस्डिक्शन में वो विटनेस है कि आप जो है उसको एग्जामिन करके वापस दीजिए हमको रिपोर्ट। तो वो CJM क्या करेगा? CJM खुद से या अपने सबऑर्डिनेट किसी को बोलेगा कि उसको जाकर एग्जामिन करो, तो उसको बुला लेगा या खुद प्रोसीड करके, मतलब उसको बुला लेगा कोर्ट या वो ऑफिसर खुद जाकर वहां एग्जामिन कर लेगा जहाँ विटनेस रहता है। ठीक है, उसको एग्जामिन कर लेगा और फिर क्या, और किस मैनर में करेगा? जो अंडरलाइन मैंने करवाया, वारंट केस में जैसा होता है वैसे। वारंट केस का हमने पढ़ चुका है कैसे एग्जामिनेशन होता है। वारंट केस का पहले समन था, वारंट था, फिर सेशन था। वारंट और सेशन के लिए अलग लैंग्वेज का भी सेक्शन था। तो वारंट केस की तरह होगा, उसी मैनर में वो रिकॉर्ड करेगा जैसे वारंट केस में होता है। 322 इसमें सबसे इंपॉर्टेंट वारंट केस वाला ही बात है, वही याद रखना। पार्टीज में एग्जामिन विटनेसेस, पार्टीज भी विटनेस को एग्जामिन कर सकता है इस सिनेरियो में। वो कैसे करेगा?
the parties to any proceeding under this sanita in which a commission is issued may respectively क्या करेगा, forward any interrogatories in writing, मतलब कि क्वेश्चनायर बना के, इंटरोगेटरीज मतलब होता है वो क्वेश्चन का लिस्ट बना लेना, वो बना करके दे देगा राइटिंग में डेफिनेटली, with the court or magistrate directing the commission may think relevant to the issue, और किसको देगा, कोर्ट को। अगर कोर्ट को लग रहा है कि ये रेलेवेंट क्वेश्चंस है तो क्या करेगा वो कोर्ट, and it shall be the lawful for the magistrate or court officer to whom the commission is directed or to whom the duty of executing it is delegated to examine the witness upon such interrogatories, तो उन क्वेश्चन पे भी एग्जामिन कर लिया जाएगा, उन क्वेश्चन पे भी एग्जामिन कर लिया जाएगा। यानी कि पार्टीज क्या कर सकते हैं, वो इंटरोगेटरीज बना करके दे सकते हैं, एक क्वेश्चनायर बना करके दे सकता है, और उन क्वेश्चन को भी अगर वो रीजनेबल है, वो एसोसिएटेड है केस से, तो उस पे भी एग्जामिन किया जा सकता है, उस पे भी एग्जामिन किया जा सकता है अगर कोर्ट को लग रहा है तो, ठीक है। Subsection 2, any such party may appear before such magistrate, court or officer by an advocate, or if not in custody in person, मतलब in person भी appear हो सकता है या by advocate appear हो सकता है, and may examine, cross examine and re-examine the said witness, मतलब वो खुद पार्टी भी appear हो सकता है और एग्जामिन, क्रॉस एग्जामिन, एग्जामिनेशन कर सकता है, क्योंकि पार्टीज का राइट होता है क्रॉस एग्जामिन करने का, ये सब अपने विटनेस का एग्जामिन करने का, ये सब राइट होता है। तो ये तो नहीं है कि कमीशन इशू हो गया तो ये राइट नहीं मिलेगा, ये सब तो ये लोग जो है एग्जामिन, क्रॉस एग्जामिन, री एग्जामिन कर सकते हैं। ओके, कैसे, या तो एडवोकेट अपीयर होकर करेगा, या अगर वो खुद पर्सन जो है, अगर वो जेल में नहीं है तो खुद से भी अपीयर होकर, इन पर्सन अपीयर होकर कर सकता है, इसमें कमीशन उसको रोकेगा नहीं। 323 रिटर्न ऑफ कमीशन, अब कमीशन हो गया, रिकॉर्ड हो गया एग्जामिनेशन, उसको कैसे वापस भेजा जाएगा, after any commission issued under section 319 has been duly executed, execute हो गया, it shall be returned together with the deposition of the witness, मतलब उसको रिटर्न कर लिया जाएगा with जो भी डिपोजिशन रिकॉर्ड हुआ है, मतलब जो भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुआ है, and the commission returned thereto and the deposition shall be open, मतलब जो भी बयान रिकॉर्ड हुआ है वो सब कुछ shall be open at all reasonable times to the inspection of the parties, वो पार्टीज कभी भी डिमांड कर सकते हैं कि क्या रिकॉर्ड हुआ था, हमें भी देखना है, पार्टीज कभी भी डिमांड कर सकते हैं, वो कोई सीक्रेट चीज तो है नहीं, वो तो ओपन कोर्ट में होना था ना, विटनेस का आजकल एक्चुअली रिकॉर्डिंग ओपन कोर्ट में होना था, बट वो ना करके कमीशन जाके रिकॉर्ड किया हुआ है, तो जब आ जाएगा वापस सब कुछ जो डिपोजिशन यानी बयान वगैरह रिकॉर्ड होकर के, तो पार्टी जो भी चाहे कभी भी वो मांग सकते हैं कि हमें भी दिखाया जाए, एंड मे सब्जेक्ट टू ऑल जस्ट एक्सेप्शंस पीरियड इन एविडेंस, और वो एविडेंस के रूप में भी माना जाएगा, एक्सेप्ट किया जाएगा इन द केस बाय आइदर पार्टी एंड शैल फॉर्म पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड, और रिकॉर्ड का पार्ट बनेगा। तो बस यही दिया हुआ है कि उसको डेली एग्जीक्यूट के बाद वापस भेज दिया जाएगा, मतलब वो कमीशन जो है उसको वापस भेजेगा सारा डिपोजिशन के साथ, जो भी बयान रिकॉर्ड हुआ है वो सबके साथ, और उसको एविडेंस की तरह ट्रीट किया जाएगा, और वो ओपन माना जाएगा, कभी भी पार्टीज कोई डिमांड कर सकता है, उसको देख सकता है कि क्या क्या रिकॉर्ड हुआ था, कैसे कैसे रिकॉर्ड हुआ। ठीक है शाश्वत? यस सर। ओके, 324 देखो, 324 एडजर्नमेंट ऑफ प्रोसीडिंग, अभी सबसेक्शन 2 छूट गया है इसका। सबसेक्शन 2 देखो पहले, एनी डिपोजिशन सो टेकन इफ इट सेटिस्फाइज द कंडीशन स्पेसिफाइड बाय सेक्शन 27 ऑफ बीएसए, ठीक है, may also be received in evidence at any subsequent stage of the case before another court। सेक्शन 27 ऑफ बीएसए का बात कर रहा है, सेक्शन 27 ऑफ बीएसए जो कि डाइंग डिक्लेरेशन का अगला हुआ करता था, कोई बताएगा कि क्या सेक्शन था डाइंग डिक्लेरेशन का, कौन सा सेक्शन था एविडेंस में, एविडेंस एक्ट में, नॉट बीएसए, डाइंग डिक्लेरेशन 32 था, तो 33 क्या था, 33, क्योंकि जो 33 था वही 27 है, 26 है डाइंग डिक्लेरेशन बीएसए का 26 डाइंग डिक्लेरेशन है, और 27 जो कि 33 था, 33 में था, 32 भी डाइंग डिक्लेरेशन था, डाइंग डिक्लेरेशन, और उसके साथ कई चीजें थी ना कि जब किसी का प्रेजेंस अभी नहीं छोड़ सकता है क्योंकि वो मर चुका है, या उस पाए नहीं जा सकता, या उसको बुलाने में बहुत खर्च आने वाला है, वो चीज संभव नहीं है उसको बुलाना, तो कैसा कैसा स्टेटमेंट रेलिवेंट होगा, ये सारा बताया गया था। फिर 33 में था, यानी कि बीएसए का 27 में है कि कोई स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो गया हुआ है,
और उसका उसका क्या काम आ सकता है सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग में, या तो उसी केस के सब्सिक्वेंट स्टेज में या किसी सब्सिक्वेंट केस में उसका भी यूज हो सकता है। कब? फिर से वही, जब वो विटनेस मर गया हो, या वो अब उसका मिल नहीं रहा है, उसका प्रेजेंस नहीं इंश्योर किया जा रहा है, इन सारे सिचुएशंस में वो स्टेटमेंट आगे भी काम आएगा। अभी रिकॉर्ड हुआ है लेकिन सब्सिक्वेंट स्टेज पे भी काम आ सकता है, या सब्सिक्वेंट केस में भी काम आ सकता है जब वो विटनेस मिल नहीं पा रहा है। तो वो 33 में यानी 27 ऑफ बीएसए में दिया हुआ था। फिर कह रहा है, तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर उसका सेक्शन का रिक्वायरमेंट पूरा हो रहा है, सेक्शन का रिक्वायरमेंट पूरा हो रहा है, कहा गया, हाँ, तो वो वहां भी लिखा हुआ इफ इट सेटिस्फाई द स्पेसिफाइड कंडीशन ऑफ 27, वहां भी एविडेंस के रूप में ये माना जाएगा। मे आल्सो बी रीड इन एविडेंस एट एनी सब्सिक्वेंट स्टेज ऑफ केस बिफोर अनदर कोर्ट। तो अनदर कोर्ट के सामने भी इसको एविडेंस के रूप में माना जाएगा, लेकिन इसमें क्या कंडीशन है, अगर उस सेक्शन 27 ऑफ एविडेंस का कंडीशन फुलफिल कर रहा है, यानी कि वो सच में वो मिल नहीं सकता है और उसका स्टेटमेंट अभी रिकॉर्ड हुआ है जो कि सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग में काम आ सकता है। तो ये याद नहीं करना है आपको, ये बस एक दिया हुआ है कंडीशन कि उस वहां भी काम आएगा। 3 to 4 है एडजर्नमेंट ऑफ प्रोसीडिंग। एडजर्नमेंट ऑफ प्रोसीडिंग है in every case in which a commission is issued under 319, the inquiry, the trial or proceeding may be adjourned for a specified time reasonably sufficient for the execution and return of the commission। बहुत ही सिंपल है, कह रहा है कि अगर कमीशन इशू हो गया है तो भाई उसको एग्जीक्यूट करके आने में समय तो लगेगा ना, उसको एग्जीक्यूट करके आने में समय लगेगा, तब तक क्या करेगा कोर्ट, तब तक उस प्रोसीडिंग को एडजर्न कर देगा, स्थगित कर देगा, टाल देगा, ठीक है। जब तक कमीशन अपना काम करके वापस ना आ जाए, रिटर्न ना हो जाए, तब तक एग्जामिन होकर के, तब तक प्रोसीडिंग को स्थगित कर दिया जाएगा। यही बात बस लिखा है 324 में, एडजर्नमेंट ऑफ प्रोसीडिंग कब तक, जब तक कमीशन रिटर्न ना हो जाए। 325 है एग्जीक्यूशन ऑफ फॉरेन कमीशन। फॉरेन कमीशन का कैसे एग्जीक्यूट किया जाता है, लिखा है द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 321 एंड सो मच ऑफ सेक्शन 322-23 as relate to the execution of a commission and its return shall apply in respect of the commission issued by any of the court, judge or magistrate hereinafter mentioned as they apply to commission issued under section 319। मतलब कि लिखा हुआ है कि जैसा इंडिया में अप्लाई होता है, जैसा हमने अभी तक पढ़ा, जैसा कमीशन के बारे में जो जो रूल्स पढ़ा, वही इन सारे में भी अप्लाई हुआ। किन सारे में, जो कि ए बी में दिया हुआ है, ए बी में दिया हुआ है, मतलब सेम तरीके का होगा। वहां भी मैंने बताया था रेसिप्रोकल प्रोसीडिंग में कि अगर एक्सेप्ट हो गई है चीजें, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया है कि हाँ ये इन्वेस्टिगेशन करना है, यहाँ पर ये अलाउ करना है, एग्जामिनेशन करना है, तो प्रोसीडिंग सब कुछ वैसा ही होता है जैसे इंडिया में होता है, ठीक है। प्रोसीडिंग वैसा ही सब कुछ होगा जैसे इंडियन केस का होता है। यहाँ भी वही बात लिखा है, कमीशन का सारा चीज वैसे ही डील होगा जैसे इंडियन का डील हो रहा है। तो 2 में लिखा हुआ है द कोर्ट जजेस एंड द मजिस्ट्रेट रिफर टू इन सबसेक्शन 1 आर, मतलब कौन सा कोर्ट से आया हुआ है, कौन सा कोर्ट से आया हुआ है, तो लिखा हुआ है एनी सच कोर्ट जज और मजिस्ट्रेट एक्सरसाइजिंग जुरिडिक्शन विद इन एन इंडिया टू व्हिच दिस संहिता डज नॉट एक्सटेंड। वही हो गया जो बीएनएसएस जहां पे नहीं एक्सटेंड होता है, वहां पे बीएनएसएस जहां पे नहीं एक्सटेंड, नागालैंड, ट्राइबल एरिया ऑफ असम, जैसा कि सेंट्रल गवर्नमेंट सेटल करे। कुछ भी नया बात नहीं लिखा हुआ है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी आपको पता है। और इन सिचुएशन में दो ही चीज आता है, वो इंडिया का पार्ट जहां बीएनएसएस नहीं अप्लाई होता है, और आउटसाइड इंडिया, ठीक है। आउटसाइड इंडिया से आया हुआ है तो भी वैसा ही उसको कमीशन को एग्जीक्यूट किया जाएगा जैसा इंडियन कमीशन को एग्जीक्यूट किया जा रहा है। अगर नागालैंड से आया हुआ है तो भी वैसा ही किया जाएगा एग्जीक्यूट जैसे इंडियन दूसरे स्टेट्स का किया जा रहा है, ठीक है। निहारिका, निहारिका, अच्छा निहारिका नहीं है, कल्पना, ओके ओके। 326 देखो, डिपोजिशन ऑफ मेडिकल विटनेस, डिपोजिशन ऑफ मेडिकल विटनेस 318 और 318 हो रहे हैं ना। 2 मिनट तुम लोग रेस्ट कर लो, 20 या 21 हम लोग फिर से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। 2-3 मिनट में हम लोग फिर से स्टार्ट करते हैं 326 तक। तब तक तुम लोग पानी वानी पी लो।
किसी का कोई क्वेश्चन अगर आओ तो पूछो। यस, कोई डाउट वगैरह किसी सेक्शन में? एम आई ऑडिबल? के लगता है सच में पानी पीने चले गए हैं लोग। सर एग्जीक्यूशन ऑफ फॉरेन कमीशन फिर से बता दीजिए प्लीज। अच्छा, एग्जीक्यूशन ऑफ फॉरेन कमीशन। वो वाला चैप्टर का वीडियो देखी थी, रेसिप्रोकल प्रोसीडिंग वाला, आउटसाइड इंडिया। संभवी वो वाला चैप्टर वाला पढ़ी हुई हो जिसमें रेसिप्रोकल प्रोसीडिंग मैंने बताया हुआ था। हाँ सर। हाँ, जिसमें मैंने सेड टेरिटरीज आउटसाइड सेड टेरिटरीज बताया हुआ। सेड हाँ हाँ टेरिटरीज हाँ। आउटसाइड सेड टेरिटरीज। चैप्टर में मैंने बताया हुआ था, इसको सेड टेरिटरीज कहते हैं। इंडिया का वो पार्ट जहां बीएनएसएस अप्लाई होता है, इंडिया का वो पार्ट जहां बीएनएसएस अप्लाई होता है उसको सेड टेरिटरीज कहते हैं। इंडिया का वो पार्ट जहां बीएनएसएस नहीं अप्लाई होता है उसको आउटसाइड सेड टेरिटरीज कहते हैं, आउटसाइड सेड टेरिटरीज। और ये तो फॉरेन हो ही गया, आउटसाइड इंडिया, आउटसाइड इंडिया। ये तो पूरा पूरा प्रॉपर हो गया, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है कि बीएनएसएस जहां पे अप्लाई होता है, जो सारे रीजन जैसे प्रयागराज हो गया, जैसे दिल्ली हो गया, बॉम्बे हो गया, ये सारे वो रीजन है जहाँ पे बीएनएसएस अप्लाई होता है। तो ये तो जो कमीशन का सारे सेक्शन था अभी तक वाला, ये हो गया नॉर्मली, वो इस इन लोगों के लिए था, वो सब इसमें अप्लाई हो रहा था। अब जो फॉरेन वाला कह रहा है ना, उसमें ये दोनों कवर हो रहा है, ये दोनों कवर हो रहा है, आउटसाइड इंडिया और आउटसाइड स्टेट टेरिटरीज। मतलब इंडिया का वो पार्ट जहां बीएनएसएस नहीं अप्लाई होता, नागालैंड और ट्राइबल एरिया ऑफ असम, ये वाला पार्ट। तो कह रहा है कि अगर अगर यहाँ से कमीशन इशू हुआ है, मतलब ये इन लोगों ने कमीशन इशू किया हुआ है एग्जीक्यूट करने के लिए, या इन लोगों ने कमीशन एग्जीक्यूट किया हुआ है इशू करने के लिए, तो कैसा एग्जीक्यूट किया जाएगा? अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने परमिट किया हुआ है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अलाउ किया हुआ है, तो वैसा ही एग्जीक्यूट किया जाएगा जैसे इसमें से कोई करे। मान लो कि कोर्ट प्रयागराज का है, हर जगह कोर्ट प्रयागराज का ही है, प्रयागराज के पास कोर्ट के पास आया हुआ है कमीशन। अगर दिल्ली से आए, दिल्ली इस टेरिटरी में आ गया दिल्ली, और इसमें नागालैंड आ गया, इसमें मान लो आ गया कौन सा आ गया, नेपाल, मान लो आ गया नेपाल। अगर दिल्ली से प्रयागराज आएगा तो कौन सा प्रोसीजर फॉलो होगा? जैसा अभी तक हमने पढ़ा नॉर्मल प्रोसीजर, वैसा ही फॉलो होगा। अगर नागालैंड से आ रहा है कमीशन यहाँ पे कि एग्जीक्यूट करो, किसी विटनेस को एग्जामिन करके भेजो हमारे पास, तो कैसा होगा? वही जो यहाँ फॉलो हो रहा था वही फॉलो होगा। नेपाल से भी आएगा तो क्या फॉलो होगा? वही जैसे जो यहाँ हो रहा था वही फॉलो होगा। बस इन दोनों में एक दो चीज एक्स्ट्रा लग जा रहा है, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का परमिशन है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने जैसा रूल बनाया हुआ है वैसा अप्लाई होगा। जिस जिस अथॉरिटी के थ्रू बोल रहा हुआ है कि आएगा या जाएगा, उसी अथॉरिटी के थ्रू आता है जाता है, जो बात ऑलरेडी मैंने वहां बताया हुआ था रेसिप्रोकल प्रोसीडिंग में। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो जाएगा, डिसीजन मेकर वो है, लेकिन तो प्रोसेस वही होगा। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने कह दिया कि हाँ ठीक है, नेपाल से आया है एग्जामिन करके भेजो, तो किस तरह से एग्जामिन होगा? वैसे ही जैसे दिल्ली से आया एग्जामिन होगा वैसे ही, यानी कि बाकी सेक्शन में जो दिया हुआ है कि एग्जामिन किया जाएगा, वारंट केसेस की तरह ऐसे भेजा जाएगा, उसको वापस कर दिया जाएगा, पूरे डिपोजिशन के साथ में वापस कर दिया जाएगा, उसके बाद वो रिकॉर्ड का फॉर्म पार्ट होता है, वो सारा प्रोसेस जो है इस पे अप्लाई होगा। ठीक है संभवी? ठीक है सर। ओके, यानी कि एक्स्ट्रा याद ही नहीं करना है, प्रोसेस वही होगा जो बाकी में फॉलो होता है, जो किसी इंडियन नॉर्मल स्टेट से है प्रोसेस वही फॉलो होगा। बस सेंट्रल गवर्नमेंट अगर अलाउ करे तो, वो कंट्री जिससे सेंट्रल गवर्नमेंट का अरेंजमेंट है वो कंट्री से होना चाहिए, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के वाया जाता है। तब सेंट्रल गवर्नमेंट ने अलाउ किया है कि हाँ ये एग्जामिन होने लायक है, इसको करके भेजो, तब होगा। ठीक है, तो यही दिया हुआ है ए और बी में। ए में लिखा हुआ है इसके बारे में, बी में लिखा हुआ है आउटसाइड इंडिया यानी इसके बारे में। और किसी को कोई डाउट है? रेनू?
यसी तुम्हें समझ में आया? यसी यस सर। ओके ओके रेनू ठीक है। 326 देखो, डिपोजिशन ऑफ मेडिकल विटनेस। डिपोजिशन ऑफ मेडिकल विटनेस मतलब किसी मेडिकल विटनेस का बयान। डिपोजिशन का मतलब होता है वही बयान जो रिकॉर्ड किया जा रहा है, एग्जामिन करके जो मिलता है उसी को डिपोजिशन ही तो कहते हैं, बयान ही तो रिकॉर्ड किया जाता है ना। डिपोजिशन ऑफ ए सिविल सर्जन or other medical witness taken and attested by a magistrate in the presence of the accused or taken on commission under this chapter, चाहे वो कोर्ट में हुआ हो चाहे वो कमीशन से आया हो, may be given in evidence in any inquiry trial or proceeding under this chapter, although the deponent is not called as a witness। इसको अंडरलाइन कर लो, although वाले के बाद although से लेकर के although the deponent is not called as a witness, although the deponent is not called as a witness। मतलब कि अगर कोई सिविल सर्जन या कोई अदर मेडिकल विटनेस ने अपना कोई रिपोर्ट सबमिट किया हुआ है, तो उसको एज एविडेंस ट्रीट करेंगे। भले ही जरूरी नहीं है कि हर चीज के लिए अगर कोई सर्जन का रिपोर्ट आया हुआ है कोर्ट में तो उसको हम ट्रीट करेंगे एज एविडेंस। जरूरी नहीं कि वो सर्जन को विटनेस बुलाया जाए कोर्ट में और उससे सब कुछ पूछ लिया जाए कि हाँ तुम ही रिपोर्ट बनाए, सही रिपोर्ट बनाए हो तभी यूज हो। बिना उसको एज ए विटनेस कोर्ट में बुलाए भी उसको यूज किया जाएगा। उसको लिखा हुआ है मे बी गिवन इन एविडेंस, उसको एविडेंस में यूज किया जा सकता है। ऑल्दो द डिपोनेंट इज नॉट कॉल्ड एज विटनेस, भले ही उस डिपोनेंट वो होता है जो कि मेक करता है, जैसे कि ओथ पे जो ओथ लेता है उसको डिपोनेंट कहते हैं। तो जो मेकर होता है, जो स्टेटमेंट मेकर होता है उसको कहते हैं। तो यहाँ पे डिपोजिशन मेकर है, तो डिपोजिशन कौन मेकर है? सिविल सर्जन है या अदर मेडिकल विटनेस है। तो जो डिपोजिशन मेकर है अगर सिविल सर्जन या अदर मेडिकल विटनेस, उनके जो डिपोजिशन है उसको एविडेंस के रूप में यूज करेंगे, भले ही उनको एज ए विटनेस कोर्ट में नहीं बुलाए हुए हैं, भले ही उसको एज ए विटनेस कोर्ट में नहीं बुलाए हुए हैं। इतना ही बात याद रखना है। कोर्ट में if it thinks fit and shall on the application of the prosecution of the or the accused summon and examine any such deponent as the subject matter of the deposition। अब कोर्ट का डिस्क्रिप्शन है कि अगर चाह रहा है वो कोई प्रोसिक्यूशन या एक्यूज में से कोई चाह रहा है, प्रोसिक्यूशन या डिफेंस में से कोई साइड चाह रहा है, तो चाहे तो बुला भी सकता है उसको एज ए विटनेस को बुला सकता है। तो कोर्ट का डिस्क्रिप्शन है अगर कोर्ट चाह रहा है ऐसे तो। लेकिन अगर प्रोसिक्यूशन या विटनेस ने अप्लाई किया हुआ है तो सेल है, सेल भी वर्ड है और मे दोनों वर्ड है। अंडरलाइन कर लो मे और सेल दोनों को। मे लिखा हुआ है अगर वो कोर्ट चाहे तो, और सेल लिखा हुआ है अगर अप्लाई करे कोई तो। अगर प्रोसिक्यूशन ने बोला है कि नहीं चाहिए ही चाहिए मुझे वो कौन सा पर्सन, वो सर्जन या मेडिकल विटनेस एज ए विटनेस हमको चाहिए कोर्ट में, हम उसे सवाल करना चाहते हैं, सवाल जवाब करना चाहते हैं, तो बुलाना पड़ेगा। ठीक है, तब बुलाना पड़ेगा। हो गया ये। तो क्या था ये, मैं जल्दी समराइज करता हूँ। ये जनरल था, इस तरह का बहुत सारा प्रोविजन मिलने वाला है। अभी जो मैंने बताया इस तरह का आगे कई सारे प्रोविजन ऐसे ही है। जनरल रूल यही है कि अगर डिपोनेंट जो है कोई मेडिकल विटनेस है तो उसका जो डिपोजिशन है उसको एज ए एविडेंस हम यूज करेंगे, बिना उसको विटनेस बुलाए भी, बिना उसको एज ए विटनेस एग्जामिन किए भी कोर्ट में। बट कोर्ट को लग रहा है एग्जामिन करना तो बुला सकता है, या पार्टीज ने अप्लाई किया है तो कंपल्सरी उसको बुला लेना है। ठीक है, अब 327 हो गया, आइडेंटिफिकेशन रिपोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट। मजिस्ट्रेट का आइडेंटिफिकेशन रिपोर्ट, एनी डॉक्यूमेंट, कोई डॉक्यूमेंट है जो परपटिंग टू बी अ रिपोर्ट ऑफ आइडेंटिफिकेशन, यानी कि आइडेंटिफिकेशन रिपोर्ट है अंडर द हैंड ऑफ एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। किसका? एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ने कोई आइडेंटिफिकेशन रिपोर्ट बनाया हुआ है। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ने कोई आइडेंटिफिकेशन रिपोर्ट बनाया हुआ है किसी भी पर्सन या प्रॉपर्टी के रेस्पेक्ट में, मे बी यूज्ड एज एविडेंस इन इंक्वायरी एंड ट्रायल ऑल्दो सच मजिस्ट्रेट इज नॉट कॉल्ड एज ए विटनेस। सेम टू सेम हो गया। यानी कि कोई यहाँ पे इतना ही है कि कोई एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट अगर आइडेंटिफिकेशन रिपोर्ट बनाया हुआ है तो उसकी रिपोर्ट को एज ए एविडेंस हम ट्रीट करेंगे, भले ही उस एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को हम एज ए विटनेस कोर्ट में ना बुला करके एग्जामिन करें। ठीक है, जैसा वहां पे किसका रिपोर्ट का बात किया गया था, किसका डिपोजिशन का बात किया गया था, मेडिकल विटनेस, वैसे ही यहाँ पे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट करके एक आइडेंटिफिकेशन रिपोर्ट का बात किया जा रहा है। फिर प्रोवाइजो दे दिया हुआ है कि प्रोवाइडेड दैट वेयर सच रिपोर्ट कंटेन्स स्टेटमेंट, अगर वो किस चीज के बारे में है, उसके कैसा स्टेटमेंट के बारे में है, जिसमें सेक्शन 19, 26, 27, 158 ऑफ एविडेंस अप्लाई हो रहा है। 26 ऑलरेडी मैंने बताया कि डाइंग डिक्लेरेशन था, 27 जो डाइंग वाला था जिसमें विटनेस उसमें भी मिल ना पाए विटनेस, और सब्सिक्वेंट में जो सबूत यूज उसके बारे में था। 158 तो इम्पीचिंग क्रेडिट वाला होता है, और एक और 19 दिया हुआ है, 19
मतलब कि जो स्टेटमेंट मेकर होता है, जो एडमिशन जो मेकर होता है, उसका अगेंस्ट एडमिशन यूज हो सकता है। याद नहीं रखना ये सब प्रोविजंस। कह रहा है कि इन सारे प्रोविजंस के अंडर में अगर फॉल कर रहा है तो उसमें भी यूज हो सकता है। उसके बारे में स्टेटमेंट है तो यूज हो सकता है। shall not be used under the section except in accordance with the provision of the section। उस सेक्शन को अगर कंप्लाई कर रहा है तो यूज हो सकता है, लेकिन अगर उस सेक्शन के प्रोविजन को कंप्लाई नहीं कर रहा है, एविडेंस एक्ट के उस सेक्शंस को नहीं कंप्लाई कर रहा है, तो उसको यूज नहीं किया जाएगा। मतलब कि उन सेक्शंस में अगर फॉल कर रहा है वो स्टेटमेंट अगर उन सेक्शन में फॉल कर रहा है, वो किस चैप्टर का सेक्शन है, रेलिवेंसी ऑफ स्टेटमेंट्स का है ना, रेलिवेंसी कौन कौन सा जो स्टेटमेंट होता है कब कब रेलिवेंट होता है, वो वाला चैप्टर है एविडेंस एक्ट का। तो कह रहा है कि अगर उन सेक्शंस के अंडर में वो स्टेटमेंट फॉल हो रहा है तो उन सेक्शंस को देखा जाएगा कि उनसे कंप्लाई कर रहा है कि नहीं, तभी वो यूज होगा। सबसेक्शन 2 बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है वो प्रोवाइडो। सबसेक्शन 2 द कोर्ट मे इफ इट थिंक्स फिट एंड स्टाइल ऑन द एप्लीकेशन। पुरानी वाली बात हो गया कि उसको बुला भी सकता है खुद चाहे तो, या अगर अप्लाई किया गया है तो उसको बुलाएगा ही बुलाएगा। ये बात, यही जनरल बात सब में याद रखना है कि ये जो भी स्पेशल पर्सन्स का बात किया जा रहा है, पहला कौन स्पेशल पर्सन्स का बात किया गया, मेडिकल विटनेस का किया गया। दूसरा कौन, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जो कि आइडेंटिफिकेशन रिपोर्ट बनाया हुआ है। इनकी स्टेटमेंट को, इनके एविडेंस को, इनका जो डिपोजिशन है उसको एज ए एविडेंस यूज किया जाएगा, भले ही उनको एज ए विटनेस ना बुलाया जाए, लेकिन अगर अप्लाई किया गया है तो बुलाना पड़ेगा। 328 फिर से सेम तरह का प्रोविजन मिलने वाला है, एविडेंस ऑफ ऑफिसर्स ऑफ मिंट। मिंट क्या होता है, कोई बताएगा? मिंट क्या होता है? जहाँ पे पैसे छपते हैं उसको मिंट कहते हैं, ठीक है। आज शाम भी कुछ बोल रही हो? यानी कॉइन्स जहाँ छाप मतलब वो करते हैं उसको कहते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जहाँ भी कॉइन छापे जाते हैं, बनाए जाते हैं, उसको मिंट कहते हैं। जहाँ भी कॉइन बनाए जाते हैं उसको मिंट कहते हैं, ठीक है। इन एनी डॉक्यूमेंट परपटिंग टू बी अ रिपोर्ट, किसका रिपोर्ट है? यहाँ भी रिपोर्ट का ही बात किया जा रहा है, इन लोगों का रिपोर्ट है जो दिया रहेगा आगे। अंडर द हैंड ऑफ गेजेट ऑफिसर ऑफ मिंट का है रिपोर्ट, और नोट प्रिंटिंग प्रेस का है, सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस का है, फॉरेंसिक डिपार्टमेंट का है, फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी का है, एफएसएल का मतलब, गवर्नमेंट एग्जामिनर ऑफ क्वेश्चन डॉक्यूमेंट्स का है, स्टेटमेंट एग्जाम। ये सारे नाम याद नहीं करना है, लेकिन एक दो नाम याद रखना। मिंट याद रखना, मिंट क्योंकि हेडिंग में भी है, मिंट याद रखना, फॉरेंसिक डिपार्टमेंट याद रखना, फॉरेंसिक साइंस लैब, ये सब याद रखना। इन लोगों का रिपोर्ट है तो सेम बात हो जाएगा। और लिखा हुआ स्टेट ऑफ एग्जामिनर एज द सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय नोटिफाई स्पेसिफाई, ये भी मे बी यूज्ड एज एविडेंस ऑल्दो सच ऑफिसर इज नॉट कॉल्ड एन विटनेस। मतलब इनके रिपोर्ट भी एविडेंस के रूप में यूज किए जा सकते हैं, भले ही उनको एज ए विटनेस नहीं बुलाया गया है, भले ही उनको एज ए विटनेस कोर्ट में नहीं बुलाया गया हुआ है। फिर लिखा हुआ है कोर्ट में फिर थिंग्स विद समन एंड एग्जामिन एनी सच ऑफिसर एज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ हिज रिपोर्ट। मतलब कोर्ट चाहे तो बुला सकता है, बुला सकता है। प्रोवाइडो दिया है दैट नो सच ऑफिसर शैल बी समन टू प्रोड्यूस एनी रिकॉर्ड ऑन व्हिच द रिपोर्ट इज बेस्ड। मतलब कि कोर्ट जो है ये ऑफिसर जो है वो क्या नहीं प्रोड्यूस करेंगे, वो रिकॉर्ड नहीं प्रोड्यूस करेंगे जिसपे उनका रिपोर्ट बेस्ड है। मतलब बेसिस ऑफ रिपोर्ट नहीं, क्योंकि ये सारे देखो ये सारे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्नमेंट के बड़ा ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। एफएसएल है, वो साइंस लैबोरेटरी, हर तरह का प्रिंटिंग प्रेस है, सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस जो कि होता है गवर्नमेंट का, मिंट है, ये सारे इंपॉर्टेंट अथॉरिटीज हैं और गवर्नमेंट के। तो ये लोग के पास बहुत सारे सेंसिटिव डेटा होते हैं। अब जो रिपोर्ट है उसका बेसिस क्या है, कैसे है, वो सब तो नहीं प्रोवाइड करेगा ना, क्योंकि वो ऑलरेडी सेंसिटिव चीजें होती है। तो कोई भी ऐसा सेंसिटिव इंफॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड करेगा जो कि बेसिस बना है उस रिकॉर्ड का, उस रिपोर्ट का जो बेसिस बना है वो नहीं प्रोवाइड करेगा। इसलिए लिखा हुआ है कि नो सच ऑफिसर शैल बी समवन टू प्रोड्यूस एनी रिकॉर्ड ऑन विच द रिपोर्ट इज बेस्ड। ऐसा रिकॉर्ड नहीं प्रोड्यूस करने को बोला जाएगा जिसपे वो रिपोर्ट बेस्ड है। वो रिपोर्ट तो प्रोड्यूस कराया गया है और उसके लिए बुलाकर एग्जामिन भी कर सकता है कोर्ट कि कैसे रिपोर्ट बनाया आपने, क्यों रिपोर्ट बनाया। सबसेक्शन 3 है विदाउट प्रेजुडिस टू द प्रोविजन ऑफ 129 ऑफ द बीएसए, नो ऑफिसर्स नो सच ऑफिसर शैल एक्सेप्ट विद द परमिशन ऑफ द जनरल मैनेजर और एनी ऑफिसर इन चार्ज ऑफ इवेंट। पूरा सबका फिर नाम लिख दिया हुआ है। बी परमिटेड, ए में लिखा हुआ है टू गिव एनी एविडेंस डेविएटेड फ्रॉम एनी अनपब्लिश्ड ऑफिशियल रिकॉर्ड। बहुत ही जनरल बात लिखा, इंपॉर्टेंट नहीं, इससे एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आता है, इसका हेडिंग याद होना चाहिए, मिंट वाला। लिखा हुआ है कि उनको नहीं उनसे क्या, वो नहीं परमिटेड है बिना परमिशन के, बिना अपने सुपीरियर के परमिशन को नहीं क्या नहीं कर सकते हैं,
वो कोई ऐसा एविडेंस नहीं दे सकते हैं जो कि अनपब्लिश्ड ऑफिशियल रिकॉर्ड से डिराइव हुआ हो, मतलब जो कि ऑफिशियल रिकॉर्ड जो पब्लिश ही नहीं हुआ है, जो पब्लिश ही नहीं हुआ है, उसको कभी नहीं वो देंगे। अगर कोई अनपब्लिश्ड ऑफिशियल रिकॉर्ड पे उनका एविडेंस बेस्ड है तो उसको कभी डिस्क्लोज नहीं करेंगे। To disclose the nature or particulars of any test applied by him in the course of examination of the matter or thing, अगर कोई उन्होंने टेस्ट अप्लाई किया हुआ है, लैब वैब है तो जो उन्होंने टेस्ट अप्लाई किया हुआ है, हाँ, तो उसका क्या नेचर है और उसका क्या पार्टिकुलर है, मतलब उसका जो डिटेल्स है वो भी डिस्क्लोज नहीं करेगा, वो भी डिस्क्लोज मतलब सेंसिटिव चीजों को डिस्क्लोज नहीं करेगा। किसके बिना परमिशन के? अपने सीनियर का परमिशन से। अगर वो परमिशन मिल जा रहा है तो कर सकता है। तभी लिखा हुआ है देखो, एक्सेप्ट विद द परमिशन ऑफ, अलग अलग अथॉरिटी का नाम लिखा हुआ है, जो भी उसका सीनियर होगा, जो ऑफिसर इंचार्ज होगा, जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होगा परमिशन देने के लिए, बिना परमिशन के ये सब नहीं डिस्क्लोज करेगा। अगर वो परमिट कर दे तब डिस्क्लोज करेगा। ओके, तो ये सेक्शन जो है वो कह रहा है कि अगर FSL, साइंस लेबोरेटरी, प्रिंटिंग जो प्रेस होता है या मिंट होता है, इनका कोई रिपोर्ट है तो उस रिपोर्ट को एज एविडेंस ट्रीट किया जाएगा, इवन दाउ उस पर्सन को जिसने रिपोर्ट बनाया हुआ है, उस ऑफिसर को हम एज ए विटनेस नहीं बुलाए हुए हैं। हाउएवर कोर्ट चाहे तो उसको एज ए विटनेस बुलाकर एग्जामिन कर सकता है, एग्जामिन कर सकता है। ठीक है, यही जनरल रूल है, इतना ही ध्यान में रखना है मेनली। ओके संभवी, और पिछले दो सेक्शन में भी ऐसा ही था, पिछले दो सेक्शन में भी ऐसा ही था। एक एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का था, उससे पहले किसका था? उससे पहले था मेडिकल विटनेस का, सब में ऐसा ही था। अब है फिर से आगे रिपोर्ट्स ऑफ सर्टेन गवर्नमेंट साइंटिफिक रिपोर्ट एक्सपर्ट्स, कुछ खास गवर्नमेंट साइंटिफिक एक्सपर्ट का रिपोर्ट 329 एनी डॉक्यूमेंट परपटिंग टू बी a report under the hand of government scientific expert। इसमें एक ही नाम है इसलिए अंडरलाइन कर लो इसको, गवर्नमेंट साइंटिफिक, वैसे हेडिंग में भी ये नाम है गवर्नमेंट साइंटिफिक एक्सपर्ट। ये गवर्नमेंट साइंटिफिक एक्सपर्ट की रिपोर्ट का बात हो रहा है, गवर्नमेंट साइंटिफिक एक्सपर्ट, याद रखना। ठीक है, whom this section applies, अब कौन कौन हो सकता है वो नीचे लिस्ट दिया हुआ है, वो लिस्ट याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मे बी यूज्ड एज एविडेंस इन एनी ट्रायल और प्रोसीडिंग, उनका जो रिपोर्ट है वो यूज हो सकता है एज एविडेंस, उनका जो रिपोर्ट है वो एविडेंस के रूप में यूज हो सकता है। ये बात लिखा हुआ है सब सेक्शन 1 में, गवर्नमेंट साइंटिफिक एक्सपर्ट का रिपोर्ट एज एविडेंस यूज होगा, ये सब सेक्शन 1 में लिखा हुआ है। सब सेक्शन 2 में लिखा हुआ है, कोर्ट में इफ इट थिंक्स फिट समवन एंड एग्जामिन एनी सच एक्सपर्ट एज द सब्जेक्ट मैटर, कोर्ट चाहे तो उनको बुला करके एग्जामिन कर सकता है। सब सेक्शन 3 लिखा हुआ है, where any such expert is summoned by a court and he is unable to attend personally, he may, unless the court has expressly directed him to appear personally, depute any responsible officer working with him to attend the court if such officer is conversant, conversant मतलब acquainted है, वो भी जानकार है, with the facts of the case and can satisfactorily depose in the court on his behalf, मतलब कि किसी ऑफिसर को बुलाया गया और वो नहीं आ सकता है पर्सनली, किसी ऊपर लेवल का ऑफिसर को बुलाया गया है कि तुम आओ और एग्जामिन करो अपना जो सवाल पूछेंगे उसका जवाब देना, और वो खुद से नहीं आ सकता है तो लिखा हुआ है वो अपने किसी सबऑर्डिनेट को भेज सकता है, वो सबऑर्डिनेट जो जानकार है, जो उस केस के बारे में जानता है, जो उस रिपोर्ट के बारे में जानता है, मतलब जिस काम के लिए उसको बुलाया जा रहा है वो काम वो भी कर सकता है, तो उस सबऑर्डिनेट को भेजा जा सकता है। वो पर्सनली अगर नहीं आ सकता तो वो अपने सबऑर्डिनेट को भेज सकता है, जो कि क्या हो, कन्वर्जेंट हो, मतलब वो एक्वेंटेड हो उस केस के साथ में और उस रिपोर्ट के साथ में। सब सेक्शन 4 दिया हुआ है कि ये जो फॉलोइंग गवर्नमेंट साइंटिफिक एक्सपर्ट हैं, जिस साइंटिफिक एक्सपर्ट का बात किया गया है उसमें ये आते हैं, जिस साइंटिफिक एक्सपर्ट का रिपोर्ट जो एविडेंस के रूप में लिया जाता है, जो बात किया जा रहा है सेक्शन में, उसमें ये आते हैं। लिखा हुआ केमिकल एग्जामिनर है, असिस्टेंट केमिकल एग्जामिनर है, चीफ कंट्रोलर ऑफ एक्सप्लोजिव है, फिंगरप्रिंट ब्यूरो का डायरेक्टर है, फिर है हाफकिन इंस्टीट्यूट बॉम्बे का डायरेक्टर है, डेप्यूटी डायरेक्टर। ये लिस्ट मत याद करना, एक बार दो बार पढ़ लेना, कि एक दो नाम पढ़ लोगे तो ध्यान में रहेगा, जैसे एक्सप्लोजिव है, प्रिंटिंग ब्यूरो, या फिंगर प्रिंटिंग ब्यूरो दिमाग में रखना, एक्सप्लोजिव दिमाग में रखना, क्योंकि नॉर्मली नहीं आता है, बट ये भी ये इससे भी एक क्वेश्चन बनता है क्या कि यही कि कौन से इसमें से नहीं आते हैं, और 3 नाम दे देगा, कोई और एक्स्ट्रा दे देगा नाम, तो एटलीस्ट जो 3-4 मेन है वो पढ़ के ध्यान में रखो, जैसे केमिकल एग्जामिनर ध्यान में रखो, एक्सप्लोजिव ध्यान में रखो, कंट्रोलर ऑफ एक्सप्लोजिव्स और फिंगरप्रिंट ब्यूरो, ये 3 ध्यान में रखना, और सेरोलॉजिस्ट भी ध्यान में रखना, सेरोलॉजिस्ट जो F नंबर में दिया हुआ है, सेरोलॉजिस्ट। फिर अदर भी लिखा हुआ है कि जो भी सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट नोटिफाई करे वो सब भी आ जाएगा, मतलब अगर नोटिफाई किया हुआ है कि ये भी आ जाएगा गवर्नमेंट साइंटिफिक एक्सपर्ट में तो वो भी आ जाएगा। तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये लिस्ट, बट थोड़ा मोड़ा इंपॉर्टेंट है। 330 देखो, नो फॉर्मल प्रूफ ऑफ सर्टेन डॉक्यूमेंट, कुछ डॉक्यूमेंट है जिनका क्या आगे कुछ डॉक्यूमेंट है जिनका फॉर्मल प्रूफ जरूरी नहीं है, फॉर्मल प्रूफ जरूरी नहीं है,
अब कौन सा डॉक्यूमेंट है वो? Where any documents is filed before any court or by the prosecution or the accused, the particulars details of every such document shall be included in a list. मतलब जो भी उसके डिटेल्स होंगे एक लिस्ट में इंक्लूड किया जाएगा। जो भी डॉक्यूमेंट्स फाइल किए जा रहे हैं, चाहे वो प्रोसिक्यूशन के द्वारा, एक्यूज के द्वारा। प्रोसिक्यूशन ने मान लो 4 डॉक्यूमेंट फाइल किया है, एक्यूज ने 8 डॉक्यूमेंट फाइल किया है, तो उन सारे डॉक्यूमेंट्स को एक लिस्ट में इंक्लूड किया जाएगा। And the prosecution or the accused or the advocate for the prosecution accused, if any, shall be called upon to admit or deny the genuineness of each such document soon after supply of such document. मतलब जैसे ही वो सप्लाई हो रहा है उसके बाद बुलाया जाएगा दोनों पार्टी को और कहा जाएगा कि इसमें से किसके किसके जेन्युइननेस को आप एक्सेप्ट करते हैं और किसके किसके जेन्युइननेस को आप डिनाई करते हैं। कौन कौन मान रहा है ये डॉक्यूमेंट सही है, कौन कौन मान रहा है ये डॉक्यूमेंट गलत है, मतलब उसको पूछा जाएगा। एंड इन जल्दी 30 दिन से लेट नहीं हो सकता है, 30 दिन से लेट नहीं हो सकता है। नो केस लेटर देन 30 डेज आफ्टर सप्लाई। वो मिलने के 30 दिन के अंदर ही पूछ लेना है कि डिनाई करो या एक्सेप्ट करो जेन्युइननेस ऑफ दिस डॉक्यूमेंट। कौन से डॉक्यूमेंट? जो कि एक्यूज ने सबमिट किया हुआ है, जो कि प्रोसिक्यूशन ने सबमिट किया हुआ है, उसके जेन्युइननेस को दोनों पार्टी से पूछा जाएगा कि कौन कौन एक्सेप्ट कर रहा है, डिनाई कर रहा है, 30 दिन के अंदर, as soon as possible but not later than 30 days, provided that the court may in discretion relax the time limit with reason to be recorded। कोर्ट रिलैक्स कर सकता है, डिस्क्रिप्शन है उसका, लेकिन उसके लिए रीजन रिकॉर्ड करेगा। provided further that no expert shall be called to appear before the court unless the report of such expert is disputed by any of the parties to the trial। मतलब कह रहा है कि किसी एक्सपर्ट को कोर्ट में नहीं बुलाया जाएगा, किसी एक्सपर्ट को कोर्ट में नहीं बुलाया जाएगा जब तक कि उसके रिपोर्ट को डिस्प्यूट नहीं किया गया है किसी पार्टी के द्वारा। मतलब कि कोई रिपोर्ट है और ये ऑफिसर है जिसने रिपोर्ट बनाया हुआ है या अथॉरिटी है जिसने रिपोर्ट बनाया गया है, तो इनको नहीं बुला के एग्जामिन किया जाएगा तब तक कि जब, अगर मान लो प्रोसिक्यूशन और डिफेंस दोनों साइड मान लिया है इसको, तो क्यों ही बुलाना जब डिस्प्यूटेड ही नहीं है। अगर कोई मना कर रहा है, डिस्प्यूटेड है, तो बुलाया जाएगा। ठीक है, तो लिख रहा है वही, अनलेस द रिपोर्ट ऑफ सच एक्सपर्ट इज डिस्प्यूटेड, मतलब जब तक वो डिस्प्यूट ना किया हुआ किसी पार्टी के द्वारा, किसी पार्टी के द्वारा क्लेम ना किया जा रहा है कि ये गलत है, डिस्प्यूट नहीं किया गया है, तब तक नहीं बुलाएगा। The list of documents shall be in such form as the state government प्रिसाइड करेगा कि कैसे किस फॉर्मेट में वो लिस्ट रहेगा। सबसेक्शन 3 है where the genuineness of any document is not disputed, अगर डिस्प्यूट नहीं हुआ है genuineness, such document may be read in evidence, उसको एविडेंस के रूप में रेड किया जाएगा। मतलब दोनों ने मान लिया, किसी ने रेज नहीं किया कोई डिस्प्यूट, तो फिर उसको एज एन एविडेंस रेड किया जाएगा इन एनी इंक्वायरी ट्रायल और अदर प्रोसीडिंग अंडर दिस संहिता विदाउट प्रूफ ऑफ सिग्नेचर ऑफ द पर्सन बाय हुम इट परपोर्ट्स टू बी साइंड। मतलब जिस पे उसका साइन हुआ है, ये नहीं क्लेम किया जाएगा कि वो पर्सन आके प्रूफ करे कि हाँ उसी ने साइन किया हुआ है, बिना उसके सिग्नेचर का प्रूफ के। अगर उस पर किसी पर्सन का साइन है, किसी ऑफिसर का साइन, तो जरूरी नहीं कहा जाए कि वो ऑफिसर आकर के प्रूफ करे कि हाँ उसी का साइन है, ये बिना किए हुए भी उसको एज एविडेंस ट्रीट किया जाएगा। प्रोवाइडेड द कोर्ट में इन डिस्क्रिप्शन रिक्वायर्स द सिग्नेचर टू बी प्रूव। लेकिन कोर्ट अगर चाहता है कि सिग्नेचर प्रूव करे कि यही ऑफिसर वो साइन किया हुआ है, तो कोर्ट कर सकता है। पहले जनरल रूल दे दिया कि जरूरी नहीं है कि जो भी रिपोर्ट है, जो भी डॉक्यूमेंट है, उस पर जो ऑफिसर का साइन है वो आके प्रूफ करवाएगा कि हाँ यही ऑफिसर साइन किया, प्रूफ करे। लेकिन फिर एक्सेप्शन क्या हुआ है कि कोर्ट चाहे तो करवा सकता है। ये कोर्ट को कोई डाउट लग रहा है कि इस पे जो साइन है वो जेन्युइन है कि नहीं है, कोर्ट वो करवा भी सकता है, वो प्रूफ करवा सकता है कि इसी पर्सन का साइन है, प्रूफ करो। शाश्वत समझ में आ रहा है? यस सर। ओके, थोड़ा सा कुछ सेक्शन हम लोग और पढ़ लेते हैं। 331, ये जो मोस्ट सेक्शंस है दे आर नॉट मच इंपॉर्टेंट, इनका हेडिंग ही इंपॉर्टेंट है, इंडेक्स ही रटना होता है, इनका कंटेंट जो है बहुत कम इंपॉर्टेंट, ये सारे जो सेक्शंस चल रहा है। जैसे 330 अभी जो हमने पढ़ा उसमें एक 30 डेज को छोड़ करके कुछ इंपॉर्टेंट नहीं दिख रहा है, इस पर कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, और वो 30 डेज पे भी नहीं आते, मतलब 30 डेज अब ध्यान में रखेंगे आप लोग, 30 दिन जब टाइम लिमिट लगा है तो ध्यान में रखना है। 331 affidavit in proof of conduct of public servant. When any application is made to any court in the course of any inquiry, trial or other proceeding under the संहिता, मतलब कोई एप्लीकेशन दिया गया है कोर्ट में, and allegations are made therein respecting any public servant, और उस एप्लीकेशन में क्या है, उस एप्लीकेशन में एलिगेशंस लगाया गया है किसके रेस्पेक्ट में, किसी पब्लिक सर्वेंट में। मतलब कोर्ट में एप्लीकेशन दिए हैं
और उस एप्लीकेशन का कंटेंट क्या है, तो हम पब्लिक सर्वेंट का हम रिलीज कर रहे हैं कि उसका ये काम खराब है, उसके कंडक्ट के बारे में हम रिलीज कर रहे हैं। द एप्लीकेंट मे गिव एविडेंस ऑफ द फैक्ट रिलीज्ड इन द एप्लीकेशन बाय एफिडेविट। तो उसके लिए किसके सपोर्ट किया जाएगा, एफिडेविट। अंडरलाइन करो बाय एफिडेविट से, वैसे स्टार्टिंग में भी था, मतलब हेडिंग में ही एफिडेविट होगा इन प्रूफ ऑफ कंडक्ट ऑफ पब्लिक सर्वेंट। अगर पब्लिक सर्वेंट के कंडक्ट के बारे में आप कुछ चैलेंज कर रहे हैं, कुछ रिलीज कर रहे हैं, तो उसके प्रूफ में क्या देना है, एफिडेविट देना है। ये हेडिंग से भी क्लियर हो रहा है बात, यही कंटेंट में भी लिखा हुआ है, मे बी गिवन may give evidence of the facts alleged in the application। जो भी आप एलिज कर रहे हैं वो आप बाय एफिडेविट करेंगे, बाय एफिडेविट को अंडरलाइन करो। एंड द कोर्ट में if it thinks fit order that the evidence relating to such fact be so given। अगर आप एफिडेविट से नहीं दिए, बस एप्लीकेशन दिए हुए हैं, तो क्या कहेगा कोर्ट कि इसको एफिडेविट से दीजिए आप। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है, मैं समराइज कर रहा हूँ, इसमें लिखा हुआ है कि अगर आप पब्लिक सर्वेंट के किसी कंडक्ट से रिलेटेड कोई एप्लीकेशन फाइल किए हुए हैं, पब्लिक सर्वेंट के कंडक्ट से रिलेटेड कोई एप्लीकेशन फाइल किए हैं कोर्ट से, तो कैसे करेंगे आप, उसमें जो भी आप एलिगेशंस लगा रहे हैं उसको एफिडेविट पे आप क्लेम करेंगे। एफिडेविट पे क्यों कह रहा है क्लेम करने के लिए, मतलब क्योंकि अगर आप गलत लिख के एफिडेविट दे रहे हैं तो अलग आप ऑफेंस कर रहे हैं, क्योंकि एफिडेविट गलत बना के देना ऑफेंस हो गया खुद में कि आप गलत ओथ ले रहे हैं। तो लेकिन अगर आप बस एप्लीकेशन दिए एफिडेविट पे नहीं दिए, तो कोर्ट बोलेगा कि इसको एफिडेविट पे आप लिख करके दीजिए, मतलब इन सारे फैक्ट्स को आप एक्सेप्ट कीजिए ऑन एफिडेविट कि आप ये एलिगेशंस लगा रहे हैं उस पब्लिक सर्वेंट पे। ओके, तो कभी भी पब्लिक सर्वेंट पे जो एलिगेशंस लगेगा वो किस चीज के थ्रू होगा, एफिडेविट के थ्रू होगा। ओके शांभवी? ओके सर। ओके, अगला सेक्शन कह रहा है कि एविडेंस ऑफ फॉर्मल कैरेक्टर ऑन एफिडेविट। एविडेंस ऑफ फॉर्मल कैरेक्टर ऑन एफिडेविट, जो भी फॉर्मल कैरेक्टर का एविडेंस होगा वो एफिडेविट पे होगा। अब कोई बताएगा कि फॉर्मल कैरेक्टर क्या होता है, एविडेंस ऑफ फॉर्मल कैरेक्टर से क्या समझते हैं आप? यस बताओगी? कल्पना? सर मतलब फॉर्मल कैरेक्टर वो कह सकते हैं क्या, जैसे कि अगर वो कोई काम कर रहा है तो इनफॉर्मल जो उसका रिप्रेजेंटेशन रहता है सोसाइटी में, उस कैरेक्टर का एविडेंस देना है एफिडेविट में। हाँ नहीं संभव वो कैरेक्टर की बात ही नहीं कर रहा है ये वो जो इंसान का कैरेक्टर होता है ना, उसका ये बात ही नहीं कर रहा है। ये वो कैरेक्टर नहीं है जो वो जनरल तुम कैरेक्टर को समझा रही हो। एविडेंस ऑफ जो जनरल कैरेक्टर अगर जहाँ टर्म यूज होता है ना कि वो इंसान का कैरेक्टर की जनरल एविडेंस दिए जाते हैं रिगार्डिंग कैरेक्टर नॉट पार्टिकुलर, वो उस कैरेक्टर का बात नहीं कर रहा है। ये कुछ और ही बात कर रहा है। कोई और है? हाँ सर बताओ, ये यस बताओ। सर ये शायद जो रूल्स होते हैं लीगल सिस्टम के उससे कुछ रिलेटेड है क्या? हाँ ये रूल से ही रिलेटेड है। देखो ये फॉर्मल एविडेंस ऑफ क्या लिखा हुआ है, एविडेंस ऑफ फॉर्मल कैरेक्टर। एविडेंस ऑफ फॉर्मल कैरेक्टर मतलब कि अब कई सारे चीज होती है जो कि डिस्प्यूट में होता है, जो डिस्प्यूटेड होता है। मान लो कुछ डिस्प्यूटेड टॉपिक है या कुछ अनडिस्प्यूटेड है, तो ये अनडिस्प्यूटेड से रिलेटेड हो गया। कुछ चीजें जो कि डिस्प्यूट में नहीं है, वो इशू में नहीं है, लेकिन उसका एविडेंस क्यों लिया जा रहा है, उसके लिए एविडेंस लिया जा रहा है जस्ट टू ऑथेंटिकेट दैट। मान लो एग्जांपल से बताते हैं, सरकार के पास डेटा है, गवर्नमेंट के पास डेटा है कि किसका जमीन का मालिक कौन कौन है, जमीन का मालिक कौन कौन है। और मेरा कोई जमीन है और उससे रिगार्डिंग कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल है, वो एफिडेविट दे रहा है। गवर्नमेंट ऑफिशियल है, वो एफिडेविट कोर्ट में सबमिट कर रहा है, कोर्ट में एफिडेविट सबमिट कर रहा है। उसमें लिखा हुआ है कि हाँ मैं इस जमीन का ऑनर हूँ, मतलब राजीव रंजन सिंह उस जमीन का ऑनर है। ये एफिडेविट के थ्रू एक गवर्नमेंट ऑफिसर सबमिट कर रहा है कोर्ट में। तो इस चीज के लिए ये हो गया एविडेंस ऑफ जनरल कैरेक्टर का हो गया। एविडेंस ऑफ जनरल कैरेक्टर मतलब कि ये एक कॉमन प्रोसीजर है, ये डिस्प्यूट में एक्चुअली नहीं है, कोई अदर चीज पे केस चल रहा है, ये एक्चुअली मैटर ऑफ डिस्प्यूट केस में नहीं है, कोई अदर चीज पे चल रहा है केस, और उसमें एक चीज कोर्ट ने डिमांड किया कि हाँ इस जमीन का मालिक कौन है, इसके लिए गवर्नमेंट से रिकॉर्ड मांगा था और गवर्नमेंट ने उसका रिकॉर्ड दिया हुआ था, वो एक्चुअली केस में इशू में नहीं था। तो कोई ऐसा चीज है जो कि एक्चुअल में डिस्प्यूट में नहीं है केस में, जिसके रिगार्डिंग कोई जनरल चीजें कोर्ट में आ रही है, इंफॉर्मेशन आ रहा है जो कि बहुत कैजुअल चीजें है और
उसको बस एक तरह से कंफर्म करने के लिए कोर्ट ने किसी अथॉरिटी से या किसी ऑफिसर से रिपोर्ट मांगा हुआ है, तो उसको कहते हैं एविडेंस ऑफ जनरल कैरेक्टर। वो क्योंकि डिस्प्यूटेड नहीं है तो उसको जनरली कंटेस्ट नहीं किया गया होता है पार्टीज से, पार्टीज उसको ऐसे ही एक्सेप्ट कर लेते हैं। मान लो कोई फॉरेंसिक साइंस है और उससे रिपोर्ट आया हुआ है कि इसमें फिंगरप्रिंट का रिपोर्ट आया हुआ है कि किसका फिंगरप्रिंट पाया गया हुआ है, तो ये बहुत ही एक तरह से रूटीन एक तरह का फाइंडिंग है फॉरेंसिक साइंस के द्वारा, फॉरेंसिक लैब के द्वारा एक तरह का रूटीन फाइंडिंग है कि यहाँ पे 10 फिंगरप्रिंट मिले थे जिसमें से 5 इन लोगों के फिंगरप्रिंट मिले थे। अब जो है एक्चुअली ये डिस्प्यूट में नहीं है, केस में ये डिस्प्यूट में नहीं है कि हाँ कि किसका किसका फिंगरप्रिंट मिला हुआ है, पार्टीज नहीं मना कर देने वाला है आकर कि नहीं नहीं अब ये प्रूफ करिए आकर कि इसका फिंगरप्रिंट मिला है उसका फिंगरप्रिंट मिला हुआ है। तो कई सारे चीजें जो कि एक्चुअली डिस्प्यूट में नहीं होता है, जो कि कोर्ट मंगा लेता है अलग अलग ऑफिशियल्स से कि हाँ किसी किसी ये पर्सन से ऑथेंटिकेटेड पर्सन से, जैसे ऑफिसर हो गया, जैसे फॉरेंसिक साइंस हो गया, जैसे कि गवर्नमेंट ऑफिसर से मैंने एफिडेविट मंगवाया, उन चीजों को कहा जाता है एविडेंस ऑफ फॉर्मल कैरेक्टर कहा जाता है। उसको बस एफिडेविट से प्रूफ करना काफी होता है क्योंकि वो पार्टीज के द्वारा कंटेस्टेड ही नहीं होता है। तो आप पहले इसको पढ़ लेते हैं उसके बाद और इसको समझाता हूँ। लिखा हुआ है एविडेंस ऑफ एनी पर्सन हुज एविडेंस इज ऑफ फॉर्मल कैरेक्टर मे बी गिवन बाय एफिडेविट, उसको एफिडेविट से दिया जा सकता है, एंड मे सब्जेक्ट टू ऑल जस्ट एक्सेप्शंस बी रीड इन एविडेंस, इसको एविडेंस में रीड किया जाएगा, ट्रायल और अदर प्रोसीडिंग उसको एविडेंस पे रीड करेगा। फिर लिखा हुआ है द कोर्ट में इफ इट थिंक्स फिट एंड स्टाइल ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द प्रोसिक्यूशन और एक्यूज समवन एंड एग्जामिन एनी सच पर्सन एज टू द फैक्ट्स कंटेन्ड इन द एफिडेविट। कोर्ट चाहे या पार्टी एक्यूज करे तो क्या करना है, उसको बुलाना है, उसको भी एग्जामिन कर लेना है। अब जो है मान लो कि गवर्नमेंट ऑफिशियल एफिडेविट पे दे तो दिया कि इसका मालिक कौन है, इस जमीन का मालिक मैं हूँ, लेकिन पहले से इशू में नहीं था। अब पार्टीज को दिक्कत हो गया, पार्टीज बोले कि नहीं अब बुलाइए उस ऑफिसर्स को ताकि हम उसको एग्जामिन करना चाहते हैं कि क्या सच में यही मालिक है, तब बुलाना पड़ेगा। मतलब पहले से इशू में नहीं था, इसलिए रिपोर्ट आया उसको मान लिया जाता है, नियर एफिडेविट सफिशिएंट था, कोर्ट उसको एविडेंस मान कर प्रोसीड कर जाएगा। लेकिन अगर पार्टीज उसमें कंटेस्ट करने लगे, पहले से वो अनकंटेस्टेड था, नहीं अनडिस्प्यूटेड था या अनकंटेस्टेड था, तो एविडेंस ऑफ फॉर्मल कैरेक्टर उन अनडिस्प्यूटेड टॉपिक से रिलेटेड होता है, अनडिस्प्यूटेड अनकंटेस्टेड चीजों से रिलेटेड होता है जिसके रिगार्डिंग कोर्ट पास कोई रूटीन इन्वेस्टिगेशन रिजल्ट आ रहा है, कोई रिपोर्ट आ रहा है, जनरली रिपोर्ट ही आता है जिसको एफिडेविट पे बस आता है और कोर्ट मान लेता है। उस साइंटिफिक एक्सपर्ट कोई साइंटिफिक ऑफिसर है जो एफिडेविट पे लिख करके भेज देगा कि हाँ ये चीज मेरे नहीं पाया, उसको कोर्ट एक्सेप्ट कर लेगा और आगे बढ़ जाएगा। लेकिन जब तक अगर वो कंटेस्ट कर दिया गया बाद में किसके द्वारा, किसी भी पार्टीज के द्वारा बुलाना, वो लोग डिमांड कर रहे हैं कि नहीं बुलाना है, हमें उनको भी एग्जामिन करना है, तो वो लोग क्या करेंगे, बुला करके एग्जामिन करेंगे। नहीं तो उनको बुला करके एग्जामिन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो मैटर इशू में ऑलरेडी था ही नहीं, और जो एक्चुअली इशू में मैटर्स होते हैं उसको तो कोर्ट में बुला के एग्जामिन किया जाता है ना। यहाँ बोला है कि विटनेस के रूप में बुलाने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसा ही मान लिया गया। लेकिन जो एक्चुअली मैटर इशू में होते हैं उसके लिए जो विटनेसेस होते हैं, अब कोई आई विटनेस है तो उसको रिपोर्ट थोड़ी ना एफिडेविट पे लिख करके भेज देगा कि हाँ मैंने देखा हुआ है ये जुर्म होते हुए, मैं उस दिन प्रेजेंट था, एफिडेविट पे लिखेगा, ऐसा कोर्ट नहीं मानेगा। उसको बुलाएगा, उसको एग्जामिन करेगा सामने, तब वो मानेगा। ठीक है, तो ये डिफरेंसेस है क्योंकि वो एविडेंस ऑफ फॉर्मल कैरेक्टर नहीं है, वो एविडेंस है जो कि एक्चुअली इशू में है, वो डिस्प्यूटेड चीजें हैं, वो कंटेस्टेड चीजें हैं, उससे केस डिसाइड होने वाला है। उसके लिए उसको बुलाएगा सामने, विटनेस को कोर्ट में एग्जामिन करेगा फिर मानेगा। लेकिन ये वो चीजें हैं जो बिना बुलाए बस एफिडेविट से मान लिए जाते हैं। समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा संभवी? यस सर, मतलब ऑलरेडी एक्सेप्टेड चीजें है ना लॉ की, इसलिए अनडिस्प्यूटेड है। मतलब एक ऑफिशियल से वो रिपोर्ट आ रहा है और पार्टी जो है जनरली वो मान लेते हैं, मतलब उसमें जनरली कोई कंटेस्ट नहीं करेगा क्योंकि एक ऑफिशियल चीजें से रिपोर्ट आ रही है। लेकिन उसमें भी कंटेस्ट कर सकता है कि नहीं ये फिंगरप्रिंट किसका है आकर के प्रूव करिए, हैंड राइटिंग प्रूफ जिस भी ऑफिसर ने कहा हुआ है कि इस पर्सन के वाकई के प्रूफ करे कोर्ट में, हम उसको एग्जामिन करना चाहते हैं, क्रॉस एग्जामिन करना चाहते हैं उस एक्सपर्ट को, तो पार्टी अगर डिमांड करेगा तो करना ही पड़ेगा। लेकिन नॉर्मली उनको एग्जामिन नहीं किया जाएगा, उनका बस जो एफिडेविट को उन्होंने लिख करके भेजा है उसी को एक्सेप्ट करके मान लिया जाएगा, क्योंकि वो मेन मुद्दा नहीं है उस केस का। और जो मेन मुद्दा होता है, जो बहुत ही मेन चीजें होती हैं, उसके लिए तो एविडेंस जो भी होते हैं, जो भी विटनेसेस होते हैं, उनको तो कोर्ट में बुला के एग्जामिन किया ही जाता है। ठीक है, यस तुम्हें समझ में आ रहा है? यस सर। मुस्कान
ओके, तो इन शॉर्ट अगर कहा जाए क्या है एविडेंस ऑफ फॉर्मल कैरेक्टर, तो क्या कहा जाएगा, ये वो रूटीन चीजें हैं जो कि अनकंटेस्टेड या अनडिस्प्यूटेड होते हैं, मतलब पार्टीज ने उसको डिस्प्यूट नहीं बनाया हुआ है, पार्टीज ने उस पर क्वेश्चन नहीं राइज किया हुआ है, अगर वो उसकी कोई रिपोर्ट है, एविडेंस है, तो जो भी ऑफिसर बनाए हुए हैं वो क्या करता है, एफिडेविट के साथ उसको भेज देगा और कोर्ट मान लेगा, प्रोसीड कर जाएगा। लेकिन अगर पार्टीज उस पर क्लेम कर रहे हैं, क्वेश्चन राइज कर रहे हैं, तो क्या करेगा कोर्ट, कोर्ट फिर बुलाएगा उसको, एग्जामिन करवाएगा, ठीक है। लेकिन जैसा कि मैंने एग्जांपल दिया कि अदर विटनेसेस जो होते हैं, जो केस के मटेरियल विटनेसेस होते हैं, जो पर्सन है जो केस के बारे में कोई एविडेंस देने वाला है, उसको तो एफिडेविट पे बस नहीं लिया जाएगा ना, उसको तो बुला करके एग्जामिन किया जाता है कोर्ट के सामने, और सारा क्रॉस एग्जामिनेशन री सारा होता है कोर्ट के सामने, तब उसके जो एविडेंस है उसको रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है संभवी। संभवी, हाँ ठीक है सर, ठीक, मैं बोल रही हूँ, आवाज नहीं आ रही है क्या? अच्छा अब आई, अब आ गई आवाज हमारी। इतना हो गया, हम लोग एक दो सेक्शन और बस पढ़ के छोड़ देते हैं, दो सेक्शन। 332 हो गया, 333 देखते हैं, 333। तो 332 का भी बस हेडिंग याद कर लेना है, मैंने समझा दिया कि क्या है वो फॉर्मल कैरेक्टर, लेकिन उसका इंपॉर्टेंस नहीं प्रीलिम्स के लिए ना मेंस के लिए, कुछ के लिए नहीं पूछा जाएगा। वो बस आपको इतना याद रखना है कि एविडेंस ऑफ फॉर्मल कैरेक्टर वो एफिडेविट पे लिया जाता है, तो जो उसका हेडिंग है 332 का, उतना ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एविडेंस ऑफ फॉर्मल कैरेक्टर एफिडेविट पे लिया जाता है। 332, 333, ऑथोरिटीज बिफोर हुम एफिडेविट में बी सॉन, किस अथॉरिटी के बिफोर में एफिडेविट ऑन होती है, मतलब एफिडेविट किसके बिफोर, किस अथॉरिटीज के बिफोर ली जाती है, कौन सा अथॉरिटीज, अब किसी के सामने नहीं ना स्वर्ण कर लेंगे, शपथ जो लिया जाता है किसके सामने लिया जाता है, तो लिखा है एफिडेविट टू बी यूज्ड बिफोर एनी कोर्ट अंडर दिस संहिता मे बी स्वर्ण और अफर्म्ड बिफोर, ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है 333, ये पूछता है प्रीलिम्स के लिए। बिफोर ए में लिखा हुआ है एनी जज, ये याद कर लेना है, इसका एबीसी सब याद करना है, एनी जज या और जुडिशियल और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, एग्जीक्यूटिव में लिखा हुआ है, यानी कि जज कोई भी हो, चाहे कोई भी मजिस्ट्रेट हो, चाहे वो जुडिशियल और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हो, कोई भी मजिस्ट्रेट जुडिशियल और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हो, ठीक है। बी में लिखा है कमिश्नर ऑफ ओथ अपॉइंटेड बाय हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन, अगर हाई कोर्ट या कोर्ट ऑफ सेशन ने कोई कमिश्नर ऑफ ओथ अपॉइंट किया है, उसके सामने भी एफिडेविट स्वर्ण किया जाता है। एनी नोटरी अपॉइंटेड अंडर द नोटरीज एक्ट 1952, नोटरीज एक्ट के अंदर अगर नोटरीज अपॉइंटेड, नोटरी अपॉइंटेड है, जो कि होते ही है, उनके अंडर में स्वर्ण किया जाता है, उनके उनके बिफोर स्वर्ण किया जाता है, ठीक है। तीनों याद रखना है, कोई जज या मजिस्ट्रेट है, कोई जज या मजिस्ट्रेट है, कमिश्नर ऑफ ओथ है, नोटरी है, कोई जज या मजिस्ट्रेट है, कमिश्नर ऑफ ओथ है, नोटरी है, इन लोगों के बिफोर क्या किया जाता है, एफिडेविट स्वर्ण किया जाता है, मतलब ओथ लिया जाता है। सब सेक्शन 2 किस चीज के लिए ओथ, किसी भी चीज के लिए, इस पूरे बीएनएसएस में बहुत सारे ओथ की बात किया गया है, तो सारे ओथ इन लोग के सामने लिए जा सकते हैं। एफिडेविट शैल बी कन्फाइंड टू, ये भी इंपॉर्टेंट है, सब सेक्शन 2, एफिडेविट शैल बी कन्फाइंड टू, एफिडेविट में क्या रहता है, एंड शैल स्टेट सेपरेटली such facts as the deponent is able to prove from his own knowledge, अंडरलाइन करो फ्रॉम हिज ओन नॉलेज से, सच फैक्ट एज ही हैज रीजनेबल ग्राउंड टू बिलीव टू बी ट्रू, ये भी अंडरलाइन करो, रीजनेबल ग्राउंड टू बिलीव टू बी ट्रू, मतलब कि एफिडेविट पे क्या लिखा जाता है, एफिडेविट पे किस फैक्ट को स्वर्ण किया जाता है, किसी भी को क्या नहीं, पहला वो फैक्ट होना चाहिए जो कि डिपोनेंट अपने नॉलेज से प्रूव कर सके, अपने नॉलेज से, डिपोनेंट अपने नॉलेज से प्रूव करे, अगर मैं लिखा हूं तो मुझे मेरे अपने नॉलेज का वो चीज हो, या एंड सच फैक्ट्स एज ही रीजनेबल ग्राउंड टू बिलीव टू बी ट्रू, और वो सही है, मैंने अपनी नॉलेज से लिखा और मैं मानता हूं कि वो सही है, ठीक है। ये नहीं कि मेरे नॉलेज में पता है लेकिन वो गलत है, मैंने मेरे नॉलेज का चीज है और वो मैं मानता हूं कि वो सही है, एंड सच फैक्ट्स एज ही हैज रीजनेबल ग्राउंड टू बिलीव टू बी ट्रू, मेरे पास रीजनेबल ग्राउंड है उसको सच मानने के लिए, एंड इन द लेटर केस, यानी कि वो रीजनेबल ग्राउंड टू बिलीव टू बी ट्रू के लिए, द डिपोनेंट शैल क्लियरली स्टेट द ग्राउंड ऑफ सच बिलीफ, मतलब कि क्या ग्राउंड है कि मैं वो सही मान रहा हूँ वो भी स्टेट करेगा, किस ग्राउंड पे मैं सही मान रहा हूँ वो भी स्टेट करेगा, ठीक है। तो दो चीज लिखा हुआ है, पहले लिखा हुआ है कि ओन नॉलेज से होना चाहिए, दूसरा रीजनेबल ग्राउंड होना चाहिए टू बिलीव टू बी ट्रू, और ये जो रीजनेबल ग्राउंड है वो भी स्टेट करना है, रीजनेबल ग्राउंड भी स्टेट करना है, ओके। और ऊपर वाला बात भी इंपॉर्टेंट है जो लिखा हुआ है कि शैल बी कन्फाइंड टू, तो शैल बी कन्फाइंड टू का यही हो गया, शैल बी कन्फाइंड टू दिस, शैल बी कन्फाइंड टू दिस, वो चीज जो मेरे नॉलेज में है और वो चीज जो उसको मैं सही मानता हूँ अपने नॉलेज के अकॉर्डिंग, और
सेल स्टेट सेपरेटली जो था वो भी इंपॉर्टेंट है, मतलब हर चीज को सेपरेटली लिखा जाता है। अगर मैं 3 चीज को सॉल्व कर रहा हूँ तो तीनों को अलग अलग पैराग्राफ में लिखूंगा, सबको क्लब करके नहीं, ठीक है। सेपरेटली लिखा जाता है, सेपरेटली लिखा जाता है, जो जो चीज मैं क्लेम कर रहा हूँ सेपरेटली लिखा जाता है। सेपरेटली वर्ड को भी अंडरलाइन कर लो। ऐसे ये एफिडेविट सब चीज के लिए है, ये जितने भी एफिडेविट अलग अलग एक्ट्स में पढ़ा जाता है सब कुछ में यही रूल अप्लाई होता है, जो आप देखेंगे यही चीज होता है। सबसेक्शन 3 है द कोर्ट मे ऑर्डर दैट एनी स्कैंडलस, मान लो कोई डिसग्रेसफुल चीजें हैं, कोई अपमानपूर्वक बात उसमें लिखा हुआ है तो उसको हटा देगा। एंड इररिलेवेंट मैटर इन द अपडेट टू बी स्ट्रक डाउन और अमेंडेड। अगर कोई डिसग्रेसफुल यानी स्कैंडलस बातें या इररिलेवेंट बातें लिखी हुई है एफिडेविट में, कोर्ट चाहे तो उसको स्ट्रक डाउन करवा सकता है या सुधरवा सकता है, अमेंड करवा सकता है, स्ट्रक डाउन करवा सकता है या सुधरवा सकता है। ओके, 333 का कंटेंट भी इंपॉर्टेंट है, पूरा का पूरा सेक्शन इंपॉर्टेंट हो गया 333 एफिडेविट वाला। एफिडेविट किसके सामने लेना है ये भी इंपॉर्टेंट हो गया, कोई जज हो या मजिस्ट्रेट हो या कमिश्नर ऑफ ओथ हो या नोटरी हो, जज मजिस्ट्रेट कमिश्नर ऑफ ओथ या नोटरी, इनके सामने एफिडेविट सॉल्व होता है, उसको अलग अलग पैरा में सेपरेटली लिखा जाता है और वही फैक्ट लिखा जाता है जिसको खुद के नॉलेज से हो और जो मानते हैं कि सही है। ठीक है यसी, याद रहेगा ना इतना बात, इस पर कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। यस सर। ओके, फिर हम लोग रहने देते हैं अब 333 तक ही, 334 से हम लोग स्टार्ट करेंगे मंडे से। मंडे वनडे को सब यही अभी चलेगा। अभी कौन सा डेट हो गया आज, 8 हो गया ना, 9 10 8 है। 9 संडे है, 10 11 12, तो 10 को 11 को दोनों दिन सीआरपीसी ही चलेगा, ठीक है, मतलब बीएनएसएस ही चलेगा 10 को और 11 को। कल तो टेस्ट ही है, मंडे और ट्यूसडे को यही चलेगा। कई सारे सेक्शंस होते जा रहे हैं, तुम लोग पढ़ते रहो और पहले तो कल के टेस्ट के लिए पढ़ लो थोड़ा बहुत,